पेपर उठा के देख लेना, सब कुछ कम्युनिटी नहीं होती है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आंसर है एमसीएच। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीएच से। ठीक है बच्चे, तो आज एमसीएच के टॉपिक को हम लेके आए हैं और इसमें आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एएनसी। क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? एएनसी। और मैं आपको एएनसी के बारे में पढ़ाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है एएनसी में, कितने सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको टेस्ट सीरीज़ लॉन्च के बारे में बता दूंगा कि टेस्ट सीरीज़ कब से स्टार्ट होने वाली है, कितना टाइमिंग रहेगा टेस्ट देने का और क्या पैटर्न रहेगा, उन सब के बारे में आज मैं टेस्ट सीरीज़ को ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा डेट वाइज कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन से एग्ज़ाम है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। सर आप डेली लिया करो लाइव। बेटा डेली पॉसिबल नहीं है मेरे पास, क्योंकि देखो थोड़ा सा समय का अभाव है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी पर अभी ठीक है, और ठीक होते ही वापस आपके पास आ गए। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो ध्यान से कमेंट से ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान रखना। समझ आ रहा है बच्चे? कमेंट से ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान रखना और कॉपी पेन लेके बैठना। और नेट ख़त्म हो गया है तो नेट किसी से ले लेना, ये बहुत ज़रूरी क्लास है। ठीक है बच्चे? सर आप डेली क्लास करो। बेटा रोज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं बता दिया, फिर भी बाकी टीचर ले रहे हैं, अपना अपना काम सारे लोग कर ही रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सीएचओ का कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा? कब तक पूरा हो जाएगा? सीएचओ के एग्ज़ाम तक। तुझे रिवीजन करना है क्या? मैं रात को पढ़ाता हूँ, दिन में रिवीजन कर लिया कर। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करें बेटा। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की क्लास, और आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्या? एएनसी। एएनसी के बारे में आप ध्यान से सुनना। देखो टॉपिक को मिस मत करना, चीज़ों को एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। एंटीनेटल केयर कहते हैं इसको। ठीक है बच्चे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैटरनल हेल्थ के अंदर। अब बात है एंटीनेटल की जरूरत क्यों पड़ गई, वाई वी नीड एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर शुड बी प्रोवाइड टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है सबको क्या दी जाती है? एंटीनेटल केयर दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसका मेन पर्पज क्या होता है? मेन पर्पज क्या है बच्चे किसका? एंटीनेटल केयर का मेन पर्पज है अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मुझे क्या अवॉइड करने हैं? अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। आपको कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने हैं। अब बात है सर कब दो, कौन से कॉम्प्लिकेशन आपको अवॉइड करने हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाले अवॉइड करने हैं, आपको ड्यूरिंग लेबर वाले कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने हैं। समझ आ रहा है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वाले आपको क्या करने हैं? प्रिवेंट करने हैं। और ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड वाले भी आपको अवॉइड करने हैं। ये सारे जितने कॉम्प्लिकेशन मैंने लिखाए हैं इन सब को दूर कर दोगे अगर एंटीनेटल केयर अच्छे से हो गई। समझ में आ रहा है? बचा भी उपचार है, कॉम्प्लिकेशन होंगे ही नहीं ना अगर आप एंटीनेटल केयर में कोई गलती नहीं करोगे तो। अगर एंटीनेटल केयर अच्छे से नहीं हुई तो उसका प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन होंगे, लेबर में भी कॉम्प्लिकेशन होंगे, चाइल्ड बर्थ में भी कॉम्प्लिकेशन होंगे और पोस्ट नेटल में भी कॉम्प्लिकेशन होंगे। सबको बेटा गुड इवनिंग, फटाफट कॉपी पेन ले लो और जुड़ते जाओ। मैं कह रहा हूं ना हिस्टोरिक क्लास होने वाली है, एक एक पॉइंट आप जो सुनोगे ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, और आपको घर बैठे सुविधा मिल रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हर बच्चे तक पहुंचने जरूरी है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसके? एंटीनेटल केयर के दौरान। ठीक है बच्चे, और बताइए आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीनेटल केयर का मतलब है कि आपको वेलबींग चेक करनी है, मैटरनल की, फीटल की। आपको अगर कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर दिए तो आपने क्या कम कर दी? मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी आपने कम कर दी। किस किस की? फीटस की भी कम कर दी और मदर की भी कम कर दी। आपने अगर अच्छे से एंटीनेटल केयर दी है, अगर आपने अच्छे से एंटीनेटल केयर दी है तो बेटा फिर आपने क्या किया है? आपने फीटस के भी क्या कर दिए हैं? आपने फीटस के भी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी कम कर दी है, और आपने मदर के अंदर भी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम कर दी है। यानी दोनों को सुरक्षा हो जाती है एक अच्छी एंटीनेटल केयर से। क्या इतना समझ में आया बच्चे? अब एंटीनेटल केयर क्या होती है? एंटीनेटल केयर के अंदर एक सिस्टमिक सुपरवाइजन होता है, सिस्टमिक सुपरविजन होता है विमेन का।
और वो होता है रेगुलर इंटरवल पे। कब होता है? रेगुलर इंटरवल पे। तो आपसे पूछा जाए एंटीनेटल केयर के अंदर क्या होगा बच्चे? एंटीनेटल केयर के अंदर होगा सिस्टमैटिक सुपरविजन। सिस्टमैटिक सुपरविजन। अब आपने कहा सिस्टमैटिक सुपरविजन क्यों होगा? ये होगा एट रेगुलर इंटरवल। ये रेगुलर इंटरवल पे होगा, यानी बीच बीच में होता रहेगा, चेकअप होते रहेंगे, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर दी जाएगी और सिस्टमिक सुपरविजन रहेगा। यानी वो माँ आपके अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी, चाहे वो घर पे रहे, पर आप उसका सुपरविजन करते रहोगे। समझ में आ रहा है ना बच्चे? इस सुपरविजन का पर्पज क्या है? इस सुपरविजन का पर्पज वही है जो मैंने आपसे बताया कि आपको मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम करनी है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि एंटीनेटल केयर क्यों जरूरी है। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एएनसी, एंटीनेटल केयर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं बच्चे, वो हम आपको बता रहे हैं। सिस्टमिक सुपरविजन ऑफ बेबी ड्यूरिंग, आपके बहुत बढ़िया बच्चे। तो ये क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है बेटा, वो जो ऑब्जेक्टिव है कौन कौन से एएनसी के? पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। पहला मेरा गोल क्या है? रिड्यूस करना है। किसको कम करना है? मोर्टेलिटी को एंड मॉर्बिडिटी को कम करना है। पहली चीज मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को कम करना है। किस किस को कम करना है? अभी बताया था, इन्फेंट को और मदर के मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को कम करना मेरा पहला गोल है। किसके दौरान? आंसर है एएनसी के दौरान। समझ आए बच्चे? ठीक। और क्या करना है बच्चे आपको? मुझे प्रमोट करनी है, मुझे प्रोटेक्ट करना है और मुझे मेंटेन करना है हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको तीनों चीजें करनी है माँ की। क्या क्या? प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है और मेंटेन करना है। कौन कौन सा? प्रमोट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमोट है, प्रोटेक्ट है और मेंटेन है। और मेंटेन, प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये चीजें हेल्थ को मेंटेन करनी जरूरी है, इसे प्रमोट करना जरूरी है और इसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। समझ आए बच्चे? अगर मैं अच्छे से सुपरविजन करूंगा, तो बेटा मैं हाई रिस्क केसेस को जल्दी पहचान पाऊंगा। तो इसका एक पर्पज ये भी है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क केसेस। तो एक पर्पज क्या हो गया बेटा? अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क केसेस। और हाई रिस्क केसेस क्या होते हैं? सब कुछ बता दूंगा, क्लास में आए हो सब जान के जाओगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप अनजान बन के जाओ। आपको इस बात का भरोसा रखना है कि हर चीज आपको मिलेगी। समझ आ रहा है? तो आपको एक एडवांटेज क्या हो गया कि अर्ली डिटेक्शन हो जाता है हाई रिस्क केसेस का। ठीक है। अगर मैं एंटीनेटल केयर ढंग से दे रहा हूं तो बच्चे, अगर एंटीनेटल के दौरान अगर मुझे कुछ चीजें गलत दिख रही हैं माँ के अंदर, तो अगर मैं उनको टाइम पे ठीक कर दूंगा तो मैं आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन को बचा लूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आज ही हालत है तो इसका कॉम्प्लिकेशन तो होगा। तो एंटीनेटल के दौरान आप कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हो। तो आप प्रिवेंट कर सकते हो किसको बेटा? कॉम्प्लिकेशंस। आप कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट कर सकते हो। किससे? अच्छी एंटीनेटल केयर से। क्या आपको इतना समझ आ रहा है बच्चे? तो अच्छी एंटीनेटल केयर से आप प्रिवेंट कर सकते हो किसको? कॉम्प्लिकेशन को। माँ सपोज अगर माँ 3-4 बार बेबी पैदा कर चुकी है, माँ प्रैक्टिस में है, माँ फिलो में हर साल एक निकाल देती है, तो इसका मतलब तो फिर ये है कि उसे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है प्रेगनेंसी का। पर अगर पहली बार अगर कोई प्रेग्नेंट हुई है तो उसको अपनी बॉडी इमेज के बारे में बड़ी टेंशन होती है कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरा ये खराब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें माँ को आती हैं, तो उससे एंजाइटी होती है कि इतना पेन मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। तो आपको उस एंजाइटी को पहचानना है और उस एंजाइटी को रिमूव करना है। आपको उस माँ के अंदर क्या करना है? रिमूव एंजाइटी। आपको उस माँ के अंदर एंजाइटी को हटाना है। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो ये सारी चीजें जो आप समझ रहे हो, मैंने तुम्हें पहले कहा था कमेंट जो कर रहे हो सोच समझ के करना, क्योंकि ये आपका अगला कमेंट 2 मिनट के बाद आएगा। ठीक है? तो पॉइंट टू पॉइंट कमेंट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आपने कहा प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो ये जो प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन है उसके बाद रिमूव एंजाइटी, आपको एंजाइटी हटानी है माता जी के अंदर से, कि हो सकता है माता जी को कोई एंजाइटी हो रही हो तो वो आपको हटानी है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद और क्या बताना है आपको, इसके बाद आपको बताना है माता जी को चाइल्ड केयर के बारे में, कि पैदा तो कर लोगी, केयर कैसे करोगी। अरे हाँ है ना, तो आपको उन्हें एजुकेट करना है, एजुकेट मदर, एजुकेट मदर। अब किसके बारे में एजुकेट करना है, पहली चीज चाइल्ड केयर के बारे में क्या करना है, एजुकेट करना है, कि बच्चा ऐसे पैदा होगा तो आप ऐसे करना। फिर आप उसे न्यूट्रिशन के बारे में बताइए कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। पर्सनल हाइजीन का मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन अगर माँ मेंटेन नहीं करेगी तो माँ को इन्फेक्शन हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आ रहा है, तो इनके बारे में माता जी को सलाह देना और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी भी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और एक और चीज, अगर माँ 2-3 बच्चे पहले पैदा कर चुकी है और फिर एंटीनेटल केयर के लिए आ गई है, अगर 2-3 बच्चे पहले पैदा हो चुके हैं और फिर एंटीनेटल केयर के लिए आ गई है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, तो उन्हें समझा दीजिए कि माता जी बस करिए, अब ऐसा करिए कि अब देखो, अब इस बार तो आप प्रेग्नेंट हो ही गए हो, इसको तो कर ही लीजिए, आप अधूरा नहीं छोड़ते हैं कोई काम को, पर अगली बार के लिए आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचिए, फैमिली प्लानिंग के आइडिया दीजिए उनको, आप उन्हें बताइए कि फैमिली प्लानिंग कैसे होती है और क्या सिस्टम फैमिली प्लानिंग का, क्योंकि ये आपको समझाना पड़ेगा एंटीनेटल के दौरान ही, कि देखो आपकी परिवार पूरा हो चुका है, हम दो और हमारे दो बहुत हैं, अब आपने जो कर रखे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अब यहीं रुक जाइए। समझ में आ रहा है, तो यहीं रोकने के लिए आपको उनको पहले मोटिवेट करना पड़ेगा। देखो फोर्स नहीं कर सकते आप कि नहीं मैं तो कॉपर्टी लगा के जाऊंगी, इतना दूर चल के आई हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर तो उसके राइट का आप हनन कर रहे हो, महिला है उसकी राइट है, उसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो कि देखो माता जी अब बहुत हुआ, अब आप सम्मान अब आप लगवा ही लीजिए एक बार, है ना बच्चे। तो आप क्या कर रहे हो, मोटिवेट करते हो, क्या करते हो, मोटिवेट, किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए मोटिवेट करना है। समझ में आ रहा है, और ये काम करके जाना, मैं कह रहा हूँ अगर आप अच्छी अगर नर्स बनना चाहते हो तो ये काम जरूर करना कि माता जी अब बस बहुत हुआ। समझ आ रहा है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने आपको बताए थे एएनसी के। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, कौन से मेरे स्टेप हैं जिन्हें मुझे इंक्लूड करना है एएनसी के दौरान। समझ आए, तो मेरे कुछ प्राइमरी स्टेप्स हैं जो आपसे शेयर करने हैं, किसके दौरान, एएनसी के दौरान, ड्यूरिंग एएनसी। देखो मैं कह रहा हूँ क्लास बहुत शानदार होने वाली है, तुम तो बस जुड़े रहो, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, कॉपी लेके बैठ जाना, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। चलो आपने कहा अब क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, कैस्ट। जैसे ही माँ आपके पास पहली बार आती है कि देखना डॉक्टर साहब के बहुत दिन से पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो बोला पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो बोला हाँ कितने दिन से नहीं आ रहे हैं, बोला काफ़ी दिन हो गए, तो आपने चेक किया तो बोला अरे ये तो प्रेग्नेंट है। तो जैसे ही आपको पता चल जाए वो प्रेग्नेंट है, यानी आपको पहला चेकअप आपको विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही करना है। तो याद रखना रजिस्ट्रेशन, अरे हाँ या ना, रजिस्ट्रेशन कहूँ या इसे क्या कहूँ, फर्स्ट चेकअप कहूँ, अरे हाँ या ना, फर्स्ट चेकअप कहूँ। गुड इवनिंग बेटा गुरु, सबको गुड इवनिंग, प्रणाम गुरुदेव, बहुत बढ़िया। रुक जाओ सब माता जी, मैं कह रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा है, कमेंट कम कम करके आ रहे हैं, तो नहीं क्वालिटी बढ़ गई तुम्हारे कमेंट की बे, पहले ऐसे ही आ जाते थे, पढ़ ही नहीं पाते थे हम लोग, अब बहुत बढ़िया है, एक एक कमेंट में देख पाऊंगा क्या कहना चाह रहे हो, तो कमेंट वही करना जो वाजिब हो तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट चेकअप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और ये हो जाना चाहिए विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। किस दौरान हो जाना चाहिए, विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। समझ आए बच्चे, चलो देन आफ्टर, उसके बाद अब आपने कहा कि कम से कम मिनिमम कितनी विजिट होनी चाहिए, मिनिमम एंटीनेटल की कितनी विजिट होनी चाहिए, आंसर है 4। एंटीनेटल की कम से कम 4 विजिट, कम से कम है, ज्यादा वो चाहे 8 करे, हाँ या ना, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा माना है, अरे हाँ या ना, कि कम से कम कितनी विजिट करोगे, आंसर है 4 विजिट कम से कम होनी चाहिए।
क्या इतना आपको समझ आया? कम से कम कितनी? 4। ज्यादा इससे हो सकती है पर 4 से कम नहीं करोगे, हाँ या ना? और 4 में से एक विजिट कौन करेगा? बाय मेडिकल ऑफिसर, यानी एक विजिट मेडिकल ऑफिसर के लिए होनी चाहिए, यानी एक में आपको अटेंड कौन करेगा? मेडिकल ऑफिसर। और वो कौन सी विजिट होगी? मोस्टली, यानी प्रिफरली मोस्टली वो होगी थर्ड एंटीनेटल विजिट। समझ आए बच्चे? तो याद रखना कि कम से कम 4, और 4 में से एक कौन करेगा? मेडिकल ऑफिसर। और मेडिकल ऑफिसर कौन सी विजिट करता है? आंसर है थर्ड विजिट कौन करता है? मेडिकल ऑफिसर। समझ आ रहा है बच्चे? इसके बाद 2 डोजेज, आपको 2 डोजेज लगाने हैं, किसके बच्चे? टीटी के। 2 डोजेज टीटी के जाने जरूरी है, हाँ या ना बच्चे? ये आपको समझना चाहिए। और इनटेक ऑफ एट लीस्ट 100 आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट, और कम से कम 100 आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट का सेवन जरूरी है। ये कम से कम है, एट लीस्ट मतलब मिनिमम। क्या इतना समझ में आ रहा है बच्चे? तो ये मैं आपको बता रहा था कि आपके जो प्राइमरी स्टेप है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप क्या करिए? प्राइमरी स्टेप में रजिस्ट्रेशन करिए, और वो कब हो जाना चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है बच्चे? उसके बाद कम से कम कितनी विजिट करनी है बेटा? कम से कम विजिट करनी है कितनी हमको? 4। इसमें से एक विजिट कौन करेगा? डॉक्टर। और डॉक्टर जो करेगा उस विजिट का नंबर कौन सा है? नंबर 3rd। समझ आया बच्चे? अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर WHO की विजिट बता दीजिए। कमेंट में मैंने देख लिया तो मैंने कहा अच्छी बात है, WHO के हिसाब से 8 विजिट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। WHO कहता है कि 8 कैसे? कि एक विजिट तो हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किसमें हो? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। समझ आ रहा है बच्चे? समझ आ रहा है बच्चे? स्पेस कितना रखें 2 डोज के? बेटा सब पढ़ाऊंगा संजय यादव, अगर तू रात तक रुक गया ना तो स्पेस करके मानेंगे अपन दोनों डोजेस के बीच में, ठीक है बेटा? ठीक है। उसके बाद 2 विजिट करनी है आपको, 2 विजिट्स करनी है। कौन से ट्राइमेस्टर में? सेकंड ट्राइमेस्टर में, अरे है ना? और 5 विजिट्स करनी है आपको कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर? थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। इस प्रकार टोटल कितनी विजिट्स करनी है आपको? WHO कहता है कि आपको 8 विजिट करनी है। याद रखिएगा, बुरे वक्त में काम आने वाली चीजें हैं। और आज की क्लास से अगर 5 से 6 क्वेश्चन नहीं आए तो फिर पढ़ाना बेकार और पढ़ना बेकार। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आज की क्लास में देख लेना आप लोग। समझ आ रहा है बच्चे? तो याद रखना कि इन चीजों के बारे में जो WHO की विजिट है वो हो गई। अब कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिमम विजिट बता दीजिए। आंसर है 4। कौन सा है? 4। फर्स्ट विजिट बेटा लिखते जाना। पहली विजिट क्या है? आंसर है एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके वो क्या करेंगे? एज सून एज पॉसिबल। अरे हाँ ना? पहली विजिट जल्दी से जल्दी होगी किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। आपने कहा कब करनी है सर? आंसर है 8 से 12 वीक के टाइम पर करनी है। कब करनी है बेटा? 8 से 12 वीक के टाइम पे करनी है। समझ आ रहा है ना बच्चे? बहुत बढ़िया। टाइमिंग क्या है इस क्लास का? मोनिका रोहिल्ला, आज पता चला बेटा तुझे टाइमिंग क्या है? हम पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक पहुँच गए 8:30 से धुआं देते देते। चलो कोई बात नहीं बेटा, 8:30 बजे कल आ जाना, ठीक है? चलो 8 से 12 समझ आए बच्चे? अब इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बुकिंग विजिट। माता जी बुक हो गई हैं, किसके लिए? ANC के लिए। या इसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन विजिट। क्या कहते हैं बेटा? रजिस्ट्रेशन विजिट। तो याद रखना विजिट फर्स्ट का नाम है बुकिंग विजिट या रजिस्ट्रेशन विजिट, और ये होती है 8 से 12 वीक पर। वैसे एज सून एज पॉसिबल होती है। समझ आ रहा है ना बच्चे? चलो इसके बाद सेकंड विजिट कब होगी सर? सेकंड विजिट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये होती है 24 से 26 वीक के टाइम पे। कब होगी? 24 से 26 वीक के टाइम पे। थर्ड विजिट जो है वो कब होगी? थर्ड विजिट होगी 32 वीक के टाइम पे। कब होगी?
32 वीक के टाइम पे, और 4th विजिट, अंतिम विजिट कब होनी चाहिए? आंसर है 36 से लेके 38 वीक के टाइम पर होनी चाहिए। आई होप आप सबने लिख लिया होगा, और लिखा है तो लिख लीजिए। हो सकता है आपके पास कुछ और लिखा हो, तुम यही लिखना जो मैं लिखा रहा हूं। बुक में हो सकता है चेंजेस हो, वो कोई इश्यू नहीं है, आप इसी को फॉलो करें जो मैंने कहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 4 विजिट नहीं होती हैं, मिनिमम 4 विजिट होती है। समझ आ रहा है बेटा? मिनिमम 4 विजिट होती हैं। किसके अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये लो फाइंड लव, ये लो, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ तो ऐसे पैदाइश हैं, सड़क है ना गटर की, लव फाइंड करने आ रहे हैं यहाँ। बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, समझ आ रहा है बच्चे? अब बात करते हैं, अब हमें आगे क्या पढ़ना है। विजिट की काउंट मैंने बता दी आपको, और विजिट की काउंट मैंने बता दी। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर, कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं किसके? एंटीनेटल केयर के। तो बेटा हेडिंग लिख लीजिए रेड पेन से, आंसर है कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर। कौन कौन से कंपोनेंट हैं एंटीनेटल केयर के? नंबर याद रखिएगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं हिस्ट्री कलेक्शन। पहला कंपोनेंट है हिस्ट्री कलेक्शन। सर WHO विजिट में मेडिकल ऑफिसर की विजिट कौन सी होगी? WHO के बेटा जो लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है वही होगी, ठीक है बच्चे। उसमें हम कौन सी करते हैं? उसमें हम थर्ड करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर की। 5 है ना थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो थर्ड वाली है वो करते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? चलो, तो हिस्ट्री कलेक्शन हो गया। हिस्ट्री कलेक्शन में हमें क्या पूछना है? सबसे पहले आपको पूछना है किसके बारे में? सबसे पहली चीज पूछनी है डायग्नोसिस प्रेगनेंसी। क्या आपने डायग्नोसिस कर लिया यूरिन से? बोला नहीं किया। कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया तो फिर भी आप एक कंफर्म कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप पूछना क्या आपने यूरिन टेस्ट कर लिया है प्रेगनेंसी के लिए? तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आपको पूछना है, और ये पहली विजिट में पूछ लेना। तीसरी विजिट में पूछोगे क्या कि माता जी प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो, कि यहाँ घूमने आ गई हो? ये बात तो पहले में पूछनी पड़ेगी ना भाई। आप तो पहले में पूछ लेना, वो बता देगी हाँ मैंने चेक कर लिया है, 2 लाइन आ रही हैं, मुबारक हो। समझ आए? इसके बाद और क्या बच्चे? आइडेंटिफाई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी। अगर इस प्रेगनेंसी में कोई अभी के कॉम्प्लिकेशन है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उनको पता लगा लीजिए। ये पहले समझ आ रहा बच्चे? तो आपने कहा क्या पता लगाना है? फाइंड आउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है, राइटिंग समझ पा रहे हो ना तुम लोग? देखो मैं राइटिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना, मैं कोशिश करता हूँ सुंदर सुंदर लिखने का, पर इतना ही है। ऑल थिंग जंक्शन, अगर किसी को बुक पूछनी है ना मेरे से, तो बेटा अभी क्लास छोड़ के चला जाए। कोई बुक नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत है। बुक यार तुम लोग इतने, कल भी मैंने समझाया था, हर एग्जाम के लिए अलग बुक ढूंढते हो तुम लोग। ये बेसिक कंसेप्ट है। साउंडर्स में हार्ट में 6 चैम्बर नहीं है, और PR यादव में 9 चैम्बर नहीं है, 4 चैम्बर है। कोई सी किताब पढ़ लो, बेसिक आता है रे। इधर उधर भटकने से क्या होगा? फाइंड आउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, हाँ या ना? तो नेक्स्ट आपने कहा और क्या करना है बच्चे? आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशन ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी, कि पिछली प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन आए थे। तो अगला है आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनके बारे में पता लगाना है कि भाई क्या क्या हुआ था, पहली प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत हो गई थी आपको। समझ आ रहा है? पर अगर वो कहे कि नहीं साहब मुझे तो नहीं रखना ये बच्चा, मुझे तो इस बच्चे का क्या करवाना है? एबॉर्शन। मैंने कहा काहे? कि 3 पहले से है मेरे। तो मैंने कहा फिर ये कैसे? बोले तो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है। अब एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं होता कि माता जी ट्रक में जा रही थी और वो हस्बैंड बस में आ रहे थे और दोनों में एक्सीडेंट हो गया तो उसे एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसा नहीं है। एक्सीडेंटल मतलब अनप्लान्ड होती है। एक्सीडेंटल कहते हैं उसको, मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट हो ही गया हो। एक्सीडेंट से कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है।
समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा मत सोच लेना कि एक्सीडेंट हुआ हो। तो अगर वो माताजी एबॉर्शन कराना चाहती है, उनकी इच्छा नहीं है इसे कंटिन्यू करने की, तो मैंने कहा पहुंचो कहाँ, फर्स्ट रेफरल यूनिट। यहाँ क्या कर रहे हो, तुरंत रेफर करो माताजी को, जाओ वहाँ कराना आप जो कराने हो आपको। समझ में आ रही सारी चीज़ें? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, क्या इश्यू है उसको। अगर वो चाहती है अबॉर्शन कराना तो फिर आप उसे रेफर कर दीजिएगा फर्स्ट रेफरल यूनिट पर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर बच्चे? चलो नेक्स्ट वन, अगला है आपको क्या पूछना है माताजी से, और माताजी से आपको क्या पूछना है, कुछ और चीजें पूछिए। जैसे माताजी बताइए आपकी एज क्या है। बोला एज काहे पूछ रहे हो बे? अरे ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, स्वयं नहीं कराना है तुम्हारा, इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि आप कहते हैं ना जैसे कि एल्डरली ग्रेविडा हो। एल्डरली ग्रेविडा यानी कि 35 साल से ऊपर हाई रिस्क होते हैं, पता है ना आपको। तो एज ऑफ मदर पूछना बहुत जरूरी है। और एज ऑफ मदर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आफ्टर 35 साल इसे एल्डरली माना जाता है, हाँ या ना? एल्डरली ग्रेविडा यानी 35 साल की महिला से उम्र ज्यादा है, 35 से ऊपर, तो उसको बूढ़ी माना जाएगा अकॉर्डिंग टू गायनिक। नहीं वैसे बूढ़ी नहीं है, वैसे एकदम तैयार होकर जाती है, बड़े लगती है, पर गायनिक के हिसाब से बूढ़ी मानी है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुराना हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम 12 साल से स्टार्ट हो गया था, 35 साल तक आते, 23 साल हो गए, अब तो बूढ़ा होना ही था। 23 साल कौन जवान रहता है बे? समझ में आ रहा है ना? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हो गया, बूढ़ा हो चुका है, इसलिए हम जरूर पूछेंगे माताजी आपकी एज क्या है। वो छुपाएगी पर तुम पता लगा लेना, वो कोशिश करेगी ना बताऊं, पर तुम पूछ के मानना कि नहीं माताजी मैं एज तो कंफर्म करके जाऊंगा। और ये पूछना माताजी कि ये जो तुम्हारा बेबी है तुम कौन सी बार प्रेग्नेंट हुई हो। वो बता देगी 7वीं बार हूँ, 8वीं बार हूँ, 11वीं बार हूँ या पहली बार हूँ। तो ऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी का जरूर पूछ लेना कि ये कौन सी प्रेगनेंसी है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। ठीक है बच्चे? तो ऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी का जानना बहुत जरूरी है, हाँ या ना बच्चे? ठीक, और बताइए और क्या क्या है। फिर आप उनसे पूछिए, आपको ईडीडी निकालनी पड़ेगी ना। क्या निकालनी पड़ेगी? ईडीडी। अरे महिला को ये बताना पड़ेगा कि माताजी अगला बच्चा आपका जो होने वाला है ये कब होगा। तो ईडीडी क्या होता है? ईडीडी होता है फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड, प्लस कितने मंथ? 9 मंथ प्लस 7 डेज। समझ आ रहा है ना? तो बच्चे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी 9 मंथ प्लस 7 डेज, ऐसे ईडीडी निकालते हैं। नेगल फॉर्मूला कहते हैं इसको, पता है ना बच्चे? ये पूछ लेगा नेगले फॉर्मूला किसके लिए आता है, तो ईडीडी के लिए आता है, हाँ या ना बच्चे? बहुत बढ़िया। अब यहाँ क्या है, यहाँ अनपढ़ आदमी बड़ा दिक्कत कर देता है। देखो पढ़ा लिखा तो निकाल लेगा ईडीडी, अनपढ़ आदमी तो हो सकता है ये फॉर्मूला जानने के बाद डिप्रेशन में चला जाए। हो सकता है कि वो किसमें चला जाए? डिप्रेशन में। कैसे चला जाए डिप्रेशन में? सपोज करो, एक एग्जांपल देख लीजिए कि कंफ्यूजन कहाँ होता है, हस्बैंड वाइफ को कंफ्यूजन क्या होता है अगर वो ढंग से पढ़े हुए नहीं है। तो एक महिला है, स्त्री कह देते हैं, एक स्त्री है जिसकी शादी हुई है 1 नवंबर को, नहीं जो जिसका मेंसस स्टार्ट हुआ है, मेंसस स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर को। अरे हाँ है ना बच्चे? इसका मेंसस कब स्टार्ट हुआ? 1 नवंबर को, और 13 नवंबर को इसकी शादी थी। समझ में आ रहा है? 13 नवंबर को इसकी शादी थी, 1 नवंबर को उसका मेंसस स्टार्ट हुआ था। जब नवंबर खत्म हुआ तो 7 दिसंबर को ये डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब पीरियड नहीं आए। समझ में आ रहा है? पीरियड नहीं आए कब? तो पीरियड नहीं आए कब गई है? 7 दिसंबर को। अब ऐसा हो जाएगा कि शादी हुई है तो आपको पता है कि ओवुलेशन इसका 14वें दिन होगा, तो इसके ओवुलेशन का दिन है 14 नवंबर।
समझ में आ रहा है ना। और 13 नवंबर को शादी हुई है तो 14 को हो सकता है कि कंसीव कर ले। अब शादी हुई है, ये काम तो होने ही थे आगे जाके। समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा कि 1 नवंबर को इसका स्टार्ट हुआ था, 13 नवंबर को शादी हो गई, अगला पीरियड इसको नहीं आया, आया ना। डॉक्टर ने कहा चेक करते हैं। डॉक्टर ने इसे क्या किया, चेक किया। सुन लेना एग्जांपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर ने इसे क्या किया, चेक किया, और डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये कॉन्ग्रेचुलेशन उसने किसको दी, उसके हस्बैंड को, और बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पिता बनने वाले हैं। बोला बहुत जल्दी। बोला अच्छा, और आपकी वाइफ 5 वीक की प्रेग्नेंट है। आपकी वाइफ को 5 वीक की प्रेगनेंसी है। अब जैसे ही उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन तो वो खुश हुआ। जैसे उसने कहा कि 5 वीक की प्रेगनेंसी है, इतना बोलते ही अब पति बोला कि ये कैसे बे, मेरे पास तो 13 तारीख को आई थी, 13 को आई, 14 से स्टार्ट हुआ। अब 14 से स्टार्ट हुआ तब उंगली पे गिन रहा है कि 14 से स्टार्ट करेंगे तो भी 3 वीक हो रहे हैं बे, ये 5 वीक कैसे हो गए, ये पहले से प्रेग्नेंट थी क्या, तो मेरे साथ धोखा हुआ है क्या, ये तो बहुत गलत हुआ, डाइवोर्स देना पड़ेगा। अरे अनपढ़ आदमी, ओवुलेशन से काउंट नहीं करते हैं पीरियड को, ओवुलेशन से एज नहीं निकालते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी की एज निकाली जाएगी 1 नवंबर से, क्योंकि वो क्या था, फर्स्ट डे ऑफ LMP, लास्ट मेंसेस का पहला दिन था वो। समझ रहे हो ना तुम लोग। समझ आ रहा है ना। तो आप ये मान के चलो कि LMP का पहला दिन काउंट करते हैं, ओवुलेशन वाला दिन काउंट नहीं करते हैं। अगर 1 नवंबर से 7 दिसंबर देखोगे तो फिर 5 वीक ही तो होंगे। समझ आ रहा है ना। तो कह देना डरने की बात नहीं है, तुम्हारे ही हैं जो भी हैं, ये जो अनमोल रतन होने वाले हैं, तो इसमें ज्यादा डाउट करने की जरूरत है नहीं आपको। देखो ऐसे मैं बता रहा हूं, ऐसे हो सकता है। अब आप तो नर्स हो, आप तो समझ जाओगे, हर आदमी नहीं समझ पाएगा ना इन चीजों को। तो आप क्लियर समझा देना कि EDD निकालते कैसे हैं। ठीक है बच्चे, तो EDD का समझ में आया आप लोगों को। हाँ, ये तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है। अब बात करते हैं और क्या चीजें करनी है आपको। देन नेक्स्ट कंडीशन, इफ द वुमेन, अगर ये विमेन है उसे याद ही नहीं है कि उसका लास्ट मेंसेस कब आया था। अब महिला भी बहुत क्रांतिकारी होती हैं, अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ महिलाएं हैं। वैरायटी ऑफ महिला में क्या है कि इस महिला को पता ही नहीं कि इसका LMP कब था। हमने पूछा कि आपको पता है आपका LMP कब आया, तो बोला पता नहीं कब आया था, तो वो भूल गई। हमने कहा अरे ये तो बड़ा दिक्कत है। मैंने कहा ऐसा याद करो कोई उस समय कोई त्योहार हुआ हो या कोई घटना हो जिससे तुम्हें वो याद आ जाए कि हाँ उस दिन पूर्णिमा थी। अरे पूर्णिमा थी तो कैलेंडर लाओ भाई, पूर्णिमा ढूंढो कब थी पूर्णिमा, पता करो मैडम का LMP क्या था। याद तो उसको याद होगा, नहीं याद है तो हमने कहा कोई इवेंट बता दो उसके आसपास का जब आपको पीरियड हो रहे थे, तो मैं एग्जैक्ट डेट तो मैं लगभग कुछ कैलकुलेट कर पाऊं। समझ आ रहा है। बोला कि अब उसे इवेंट भी याद नहीं है। समझ में आ रहा है, उसे इवेंट भी याद नहीं है। तो मैंने कहा अब इवेंट भी याद नहीं है, LMP भी याद नहीं है, अगर ये लेट प्रेगनेंसी में आई है। तो मैंने कहा माता जी वो फीटल मूवमेंट कब कब फील हुए थे आपको। बोला हाँ फीटल मूवमेंट तो फील हुए थे मुझे। कब हुए थे, मतलब पिछले महीने हुए थे। तो पिछले महीना यानी 20 वीक। एक आइडिया ले रहा हूं क्योंकि वो LMP भूल चुकी है। तो अगर वो ऐसे नहीं बता पा रही है, इवेंट नहीं बता पा रही है, तो फिर लेट प्रेगनेंसी में फीटल मूवमेंट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि फीटल मूवमेंट 20 वीक के आसपास होते हैं, जैसे क्विकनिंग कहते हैं। तो क्विकनिंग के बेस पर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं, एक एक्सपेक्टेड बता सकता हूं कि कितने वीक की प्रेगनेंसी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि क्विकनिंग कब होती है, 20 वीक के टाइम पे होती है। आपने कहा इससे कोई आइडिया मिला, मैंने कहा इससे तो उसको ये भी याद नहीं है कि कब उसका फीटल मूवमेंट हुआ। अब ये समझ रहे हो, कतई मतलब भांग खा के आई है माता जी, उसे कुछ याद नहीं है कि कब क्या हुआ कैसे हुआ, उसे कुछ नहीं पता। हाँ या ना। अब मैंने कहा माता जी आप ये बता दो आपको कितने वीक की प्रेगनेंसी महसूस हो रही है, कितने वीक की प्रेग्नेंट हो आप, या कितने महीने की प्रेग्नेंट हो। माता जी कहा कि मेरे हिसाब से तो मुझे पिछले 10 तारीख को 8 महीने हो गए। तो मैंने कहा पिछले 10 तारीख को 8 महीने हो गए, तो अगले 10 तारीख को 9 हो जाएंगे।
क्योंकि और क्या करूं, LMP उसको याद नहीं, इवेंट उसको याद नहीं, फीटल मूवमेंट उसको याद नहीं, उसे कुछ याद नहीं है बे। तो फिर मैं यही पूछूंगा, माता जी आप बता दो कि आप लगभग कितने वीक की और कितने महीने की प्रेगनेंसी है, मैं उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। तो माता जी बता देंगी कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि शायद मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूं। तो आप उसे 8 मान लेना फिर, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं। समझ आ रहा है बच्चे, क्लियर है ना। अब इसके बाद आप उससे पूछोगे, अभी हिस्ट्री चल रही है, मैं हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में बता रहा हूं। अब आप उससे पूछोगे आस्क फॉर सिम्टम्स, उससे पूछोगे कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं, और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। समझ आ रहा है बच्चे। एग्जाम्पल इज एवरीथिंग बेटा, और क्या है। देखो तुम जहाँ पढ़ रहे हो ना, वहाँ हर चीज एवरीथिंग है। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एग्जाम्पल ही सब कुछ है। तो सुन जो रहे हो ना, वो भाषा तुम्हारी खोपड़ी में चिपक जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। क्लियर बच्चे, चलो और बताओ और क्या है। अब आप क्या पूछोगे इससे, मैं सिम्टम्स के बारे में पूछूंगा। तो पहले मैं नॉर्मल सिम्टम जो हैं, जो नॉर्मल क्लिनिकल फीचर हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे, जो प्रेगनेंसी में होंगे। क्या क्या होगा सर नॉर्मल में। एक तो होगा नोजिया और वॉमिटिंग, जो होनी है। हार्ट बर्न होता है महिला का, जो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन है, हर प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो जो प्रॉब्लम है वो कैसी है, कॉमन है। ठीक है बच्चे। और इंक्रीज्ड यानी इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये 4 तो कॉमन मिलेंगे आपको हर प्रेगनेंसी में। राइटिंग समझ में आ रही है ना मेरी, आप लिख पा रहे हो ना बच्चे, समझ आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर राइटिंग समझ में आ रही तो कमेंट में लिख देना, राइटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोनोग्राफी से पता नहीं किया क्या सर, सोनोग्राफी से हम पता करने में हिस्ट्री ले रहा हूं। प्रभु जी टॉपिक का नाम पता है, हिस्ट्री कलेक्शन है, डायग्नोसिस नहीं है। मैं उसको लैब में लेके नहीं जा रहा हूं, हिस्ट्री से पूछ रहा हूं कि बता दीजिए क्या है। ठीक है। और हिस्ट्री में सोनोग्राफी नहीं आती कि मतलब क्या तुमने पकौड़े किसके खाए थे। समझ आ रहा है ना। हिस्ट्री कहा था ना, अभी हेडिंग भूल गए क्या तुम लोग। ये दोबारा बता देता हूं, हेडिंग क्या थी, हेडिंग थी हिस्ट्री कलेक्शन, और हिस्ट्री में सोनोग्राफी नहीं करते। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो ठीक है। और बताइए, और सुनो, और क्या करना है। ये तो कॉमन सिम्टम्स है जो आएंगे ही आएंगे। अब सुनिए कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी हाई रिस्क, आप इसे क्या बोल सकते हो, हाई रिस्क, या आप इसे क्या बोलोगे, कॉम्प्लिकेशन। राइटिंग देखी नहीं रही सर, वॉइस से पेन चल रहा है, कतई वो हो रहा है, मतलब अर्जुन शब्द भेदी बाण चला रहा तू है महेश। कॉम्प्लिकेशन, हाई रिस्क या कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। ब्रेथलेसनेस होगी, अगर वो थोड़ा सा भी काम करेगी तो। माइल्ड एक्सर्शन होगा तो भी ब्रेथलेसनेस पाई जाएगी, ब्रेथलेसनेस। और ऐसा यूजुअली एनीमिया में देखने को मिलता है। अगर माताजी को सीवियर एनीमिया है तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे। और क्या है, जर्नलाइज्ड स्वेलिंग, माताजी की पूरी बॉडी पे क्या आ जाएगी, स्वेलिंग। तो जर्नलाइज स्वेलिंग पाई जाएगी, फेस पे पफीनेस आ जाएगी। ठीक है बच्चे। सीवियर हेडेक, देख रहे हो तुम, सीवियर हेडेक करा रहा है ये, फिर एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की तरफ इशारा कर रहा है। अगर सीवियर हेडेक है तो भी प्रॉब्लम है। ब्लड विजन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अगर माताजी को ब्लड विजन की शिकायत है तो ये कॉम्प्लिकेशन में काउंट होगा, माताजी हाई रिस्क में है प्रेगनेंसी। समझ आ रहा है। अगर माताजी यूरिन कम पास कर रही हैं और यूरिन में बर्निंग हो रही है तो मुबारक को यूटीआई हो चुका, हाँ या ना। एक तो क्या है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन कम हो गया है, अरे हाँ या ना, विद बर्निंग सेंसेशन, और माताजी को बर्निंग हो रहा है, अरे हाँ या ना, कब, यूरिन पास करते समय। तो बेटा ये भी कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज ये यूटीआई की तरफ जा रहा है। समझ आ रहा है बच्चे। इसके बाद माताजी को परवेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। अब परवेजाइनल ब्लीडिंग है तो कई सारी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है माताजी एबॉर्शन की तरफ जा रही हो
हो सकता है प्लेसेंटा प्रिविया हो सकता है एबरप्टिव प्लेसेंटा हो, कुछ भी हो सकता है। तो पर वेजाइनल ब्लीडिंग भी कॉम्प्लिकेशन में काउंट होती है। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है बच्चे, चलो और क्या है, इसका महिला का जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल होता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज अगर महिला का एबनॉर्मल आ रहा है या वेजाइनल डिस्चार्ज में कोई स्मेल आ रही है या स्मेल है उसके अंदर या इचिंग है या उसकी महिला की वेजाइना में किसकी शिकायत आ रही है, इचिंग की शिकायत है, तो फिर बच्चे आपको ये बताना है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको है, हाँ या ना। और एक चीज़, डिक्रीज और एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज और एब्सेंट फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट का कम होना या ना होना ये भी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये सारे हाई रिस्क माताजी हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे और ये कॉम्प्लिकेशन है। अगर ऐसी कोई शिकायत आ रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क काउंट होगी, क्योंकि सारी लिस्ट कॉम्प्लिकेशन की है। क्या बेसिक बात समझ में आई बच्चे? सर आप समझाओ, समझ में नहीं आया? थैंक्स बच्चे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, समझ आया? क्लियर। अब पहला क्या था, हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद अब चाहे हैं नंबर 2 पे। अब क्या करोगे, जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करोगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चीजें देखोगे, मैं इसके अंदर कुछ चीजें आपको लिख रहा हूं जिनका मुझे देखना है, हाँ या ना। क्या क्या देखना है, पैलर देखनी है कि क्या माताजी का कलर चेंज हुआ है, एनीमिया में पैलर हो जाता है, ठीक है बच्चे। माताजी की पल्स चेक करनी है मुझे, ठीक है। इसके बाद रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी है, याद रखिएगा सारी चीजें, रेस्पिरेशन रेट चेक करना है, बीपी चेक करना है, एडिमा चेक करना है, ये सब लिखते जाना आप। माता जी का वेट चेक करना है, जॉइंडिस चेक करना है, ये सारी चीजें। माता जी के ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बोलना है और करना है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। और इनकी जो भी फाइंडिंग आ रही हैं, जो भी फाइंडिंग आ रही हैं, उन फाइंडिंग को रिकॉर्ड करना जरूरी है। उन सारी फाइंडिंग को रिकॉर्ड कर लेना जो जो फाइंडिंग आपने देखी है। तो पहला था हिस्ट्री कलेक्शन, दूसरा था जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, और नंबर 3 पे आया बेटा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। कौन सा है, अब करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप क्या देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसके अंदर आप मीजर करोगे फंडल हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं 5 स्टार बना ही लो इसको आप। तो ये जो फंडल हाइट है उसे मीजर करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान। क्या इतना समझ आया आप लोगों को? तो ये जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, फंडल हाइट। अब फंडल हाइट में ये आपके सामने डायग्राम है जैसे आप देख रहे हो। तो बेटा फंडल हाइट में आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं, अरे है ना। तो ये जो फंडल हाइट में सबसे पहले वो ये पूछेगा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वीक पर फंडल हाइट, कौन से वीक पर फंडल हाइट जो है वो बीच में होगा, किस किस के, अम्बलिकस के और इस रीजन के जो प्यूबिक एरिया है इसके बीच में एग्जैक्ट कहां होगा, अरे हाँ या ना बच्चे, वो होगा 14 से 16 वीक के टाइम पर होगा, ठीक है बच्चे। तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट कब होता है, 14 से 16। वो ही याद रखना जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो। समझ आ रहा बच्चे? तो इन दैट कंडीशन अब वो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अम्बलिकस तक कब पहुंचता है, कब पहुंचता है, अम्बलिकस तक कब पहुंचेगा उसके बारे में। अब तक जिसने क्लास को शेयर नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अपना दायित्व निभाइए, क्योंकि आपके लिए संस्था अपने दायित्व निभा रही है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिना करे एग्जाम में फल नहीं मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा होता आया है। तो आप चाहते हैं तो फटाफट करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है बेटा। चलो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि सर अम्बलिकस तक कब पहुंचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्बलिकस
वीक पर पहुंचता है फंडल हाइट, अम्बलिकस पर पहुंचेगा। कोई आंसर बताएगा मुझे, अम्बलिकस पर कब पहुंचेगा? फटाफट आंसर दो बेटा, अम्बलिकस पर कब पहुंचेगा? कौन? फंडल हाइट कितने वीक पर पहुंचेगा? हर बच्चे को आंसर देना है। 16 वीक पर अम्बलिकल। खुशबू ढाकर ऐसे मत कर बेटा, 16 वीक पर अम्बलिकस नहीं होता। ये बता, टेंशन बोल दूसरा खंजार की दूसरा के अरे भाया भाया बहुत बड़ी वहिया तो हम सोए मजबूरी में दूसरों गुस्से से और प्यार तो मिला वो तो आपको ठीक है बच्चे, दूसरा जरूरत थी फोन बात कर बहुत बढ़िया। हाँ, आंसर है, आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर है 22 वीक्स। इसका परफेक्ट आंसर है, इसका परफेक्ट आंसर है बेटा 22 वीक। मैं बताता हूं कैसे। जो नेवल है ना, जो नेवल एरिया है, जो अम्बलिकस है, वो ऐसा नहीं होता, ये गलत है। वो ऐसा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो ऐसा होता है। क्लियर है? लोअर पार्ट को, अम्बलिकस के लोअर पार्ट को टच करता है 20 वीक पर, और अम्बलिकस के अपर पार्ट को टच करता है 24 वीक पर। तो एग्जैक्ट कब पूछा जाएगा? मिड में, और मिड में होगा इन दोनों का एवरेज, तो मिड में होगा 22 वीक। याद रखना जो मैंने कहा, अम्बलिकस के लोअर मार्जिन को टच करता है 20 वीक पर, अम्बलिकस के अपर मार्जिन को टच करता है 24 वीक पर, और एग्जैक्ट सेंटर में कब होगा? एग्जैक्ट सेंटर में होगा 22 वीक पर। समझ आया? एग्जैक्ट सेंटर में कब होगा? 22 वीक पर होगा। 20 वीक पर पहुंच जाता है अम्बलिकस तक, पर सेंटर में नहीं आता। समझ आया बेटा? तो सेंटर में कब आएगा? सेंटर में आएगा 22 वीक पर। क्या इतना समझ में आया बच्चे? लोअर पार्ट, वेरी गुड रानी, लोअर पार्ट बेटा 20 है, अपर पार्ट 24 है, और एग्जैक्ट 20 में कितना है? 22। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की बेटा? फंडल हाइट के बारे में हमने बात की, जो मैंने बताया है 36 वीक पर कहां पहुंचेगा? 36 वीक पर यह पहुंचता है जीफॉइड स्टर्नम पर। कहां पहुंचेगा? एट जीफॉइड पे। ठीक है बेटा? तो 36 से 38 बोल सकते हो इसको। तो 36 से 38 वीक पर कहां पहुंच जाएगा? जीफॉइड पर पहुंच जाएगा। याद रहेगा ना? चलो बहुत अच्छे, आगे चले, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या चेक करोगे सर? फंडल हाइट चेक कर ली, अब क्या चेक करोगे? अब हम चेक करेंगे फीटल लाई और फीटल प्रेजेंटेशन। क्या क्या चेक करनी है? फीटल लाई चेक करनी है एंड फीटल प्रेजेंटेशन चेक करना है। फीटल लाई और फीटल प्रेजेंटेशन। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो फीटल लाई और फीटल प्रेजेंटेशन हम जो चेक कर रहे हैं, ढंग से सुनना बच्चे। लाई क्या होता है? लाई होता है बच्चे के लॉन्ग एक्सिस का माँ के लॉन्ग एक्सिस से रिलेशन है ना बच्चे? तो लाई बेटा दो ही होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाई और ट्रांसवर्स लाई। अगर मैं लाई के बारे में बात करूं तो लाई हमारे पास दो हैं। एक है लॉन्गिट्यूडनल लाई, जिसमें माँ का लॉन्ग एक्सिस और फीटल का लॉन्ग एक्सिस पैरेलल होता है, और एक है ट्रांसवर्स लाई, जो ट्रांसवर्स लाई में वो परपेंडिकुलर कैसा होता है? 90 डिग्री पे होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो जो पैरेलल होता है वो कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल लाई। अब लॉन्गिट्यूडनल लाई और ट्रांसवर्स लाई, ट्रांसवर्स लाई में लेबर करवाना, ट्रांसवर्स लाई में लेबर कराना इम्पॉसिबल है। ट्रांसवर्स लाई में सिर्फ क्या हो सकता है? सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल लाई में लेबर इजीली हो जाती है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल लाई में क्या करवाने को रिकमेंड करना है? लेबर। आप क्यों पता लगा रहे हो? अरे पता तो चले कि प्रेगनेंसी तो खत्म होगी एक ना एक दिन, तो वो लेबर से खत्म करनी है या सिजेरियन से खत्म करनी है? अगर सिजेरियन से खत्म करनी है तो उसमें ट्रांसवर्स लाई होगी। क्या आपको इतना समझ आ रहा है बच्चे? तो याद रखना कि ट्रांसवर्स, ऑब्लिक लाई भी होती है पर ऑब्लिक बीच का सा है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ही मेन होती हैं। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का क्या है कि जो बोनी प्रोमिनेंस बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, जैसे ये हेड है, तो हेड को क्या कहते हैं? सिफेलिक प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं बेटा? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? बर्टेक्स।
तो अगर ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन के में भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, हाँ या ना बच्चे। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन सपोज करो कि ये भी प्रेजेंटेशन, ये भी लाई लॉन्गिट्यूडनल है, पर ये सारे, ये और ये दोनों ही एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है। ये है फेस प्रेजेंटेशन और ये है ब्रो प्रेजेंटेशन। समझ आ रहा है? ये कौन सा है? ब्रीच प्रेजेंटेशन। और ये क्या है? शोल्डर प्रेजेंटेशन। ये सारे कौन से प्रेजेंटेशन है? आंसर है दीज ऑल आर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? तो याद, हाँ ऑब्लिक लाई भी है सर, ऑब्लिक लाई कॉमनली नहीं पाई जाती बच्चे, मैं ये कह रहा हूं जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है वो दो ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में फेस भी एबनॉर्मल है, ब्रो भी प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है, ब्रीच भी और शोल्डर, ये सारे प्रेजेंटेशन कैसे होते हैं? एबनॉर्मल। आपने कहा सिर्फ बात बताओ, सिफेलिक भी एबनॉर्मल हो सकता है क्या? बिल्कुल। अगर फेस आगे की तरफ है, अगर फेस प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ है, तो ये फेसिंग फॉरवर्ड ये एबनॉर्मल पोजीशन है, और फेसिंग बैकवर्ड ये नॉर्मल पोजीशन है। यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ बच्चे का ऑक्सीपिटल होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है। अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ बच्चे का फेस है तो वो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। याद रखिएगा बच्चे, अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि पेल्विस के आगे वाला पार्ट है, अगर इधर क्या हो रहा है, अगर इधर बच्चे का फेस है ना दिख रहा है, फेस आगे की तरफ है, तो वो एबनॉर्मल है, क्योंकि आगे की तरफ क्या होना चाहिए? ऑक्सीपिटल रीजन होना चाहिए। बात इतनी समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कौन सा एबनॉर्मल है और कौन सा नॉर्मल है। समझ आया बेटा? तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बता रहा हूं? कंपोनेंट बता रहा हूं कि एब्डोमिन एग्जामिनेशन में क्या करना है। पहले मैंने क्या चेक किया? मैंने फंडल हाइट चेक की। फिर मैंने क्या चेक किया? फीटल लाई चेक की। फिर क्या चेक कर रहा हूं? फीटल प्रेजेंटेशन चेक कर रहा हूं। अब क्या चेक करोगे इसके बाद? इसके बाद मैं फीटल मूवमेंट चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? फीटल मूवमेंट को चेक करूंगा। तो फीटल मूवमेंट को मैं मॉनिटर करूंगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है बेटा। फीटल मूवमेंट मैंने मॉनिटर कर लिए। उसके बाद मैं फीटल हार्ट साउंड को करूंगा। फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करूंगा। देखो बात बहुत सिंपल सी है, तो मैं और डीप बताऊं ना, तो बच्चे याद रखना, फीटल मूवमेंट बच्चा ना भी करे ना, फीटल मूवमेंट ना भी करे अगर लेट प्रेगनेंसी में, तो ये मत मान लेना कि बच्चा मर चुका है। या फीटल हार्ट साउंड सुनाई भी ना दे ना, तो भी ये मत मानना कि बच्चा मर चुका है। ऐसे तुरंत डिसीजन नहीं लेते भाई। बोला सर आवाज नहीं आ रही थी। अरे आवाज नहीं आ रही थी, कई बार नहीं आती है, क्योंकि आपने जहाँ स्टेथोस्कोप लगाया है वहां एब्डोमेन के पीछे काफी सारा फैट जमा है। अगर वहां फैट और मसल ज्यादा है तो स्टेथोस्कोप उसको पकड़ नहीं पाता है। फीटल मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर सपोज करो ओलिगोयूरिया है, अंदर स्पेस कम है, फीटल को हाथ पर हिलाने को जगह नहीं मिल रही, तो फिर फीटल मूवमेंट भी नहीं करेगा। तो आप तुरंत डायग्नोस मत कर देना कि मर गया ये, या ऐसे मत कह देना फीटल डिस्ट्रेस है। फीटल डिस्ट्रेस कभी भी, ये लाइन दिमाग में सेट कर लो, फीटल डिस्ट्रेस कभी भी फीटल मूवमेंट या फीटल हार्ट साउंड से रिलेटेड नहीं होते। फीटल डिस्ट्रेस कभी इन दोनों से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब फीटल डिस्ट्रेस में ये दोनों चीजें चेक नहीं करते। तो फिर सर क्या चेक करते हैं? फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं, साउंड नहीं करते। फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं और पीएच चेक करते हैं ब्लड की। दो ही तरीके हैं फीटल डिस्ट्रेस का पता लगाने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रहा है? ठीक है। इसके बाद और क्या चेक करोगे? देन आई हैव टू चेक द एनी साइन और एनी स्कार विच प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। हो सकता है एब्डोमेन में पहले कोई स्कार बने हो, उनको भी मैं चेक करूंगा। तो ये सारी चीजें मैं किसके अंदर चेक कर रहा हूं? मैं चेक कर रहा हूं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर। अरे हाँ ना। अब इसमें अभी मैंने जिक्र किया था फंडल हाइट का। बच्चे जितने पॉइंट में बोल रहा हूं ना, ये कॉपी में लिख लोगे ना, तो नॉरसेट क्या, आरएमएल क्या, जिपमेर क्या और पांडिचेरी क्या, और हर एग्जाम में इतनी ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहा सर एक बात बताइए, मैंने कहा क्या? कई बार फंडल हाइट जेस्टेशनल एज के हिसाब से ज़्यादा होती है।
मैंने कहा हो जाती है कई बार। क्यों होती है? अच्छा, ये पूछ रहा है क्यों, वाई फंडल हाइट, वाई फंडल हाइट इज मोर देन जेस्टेशनल एज। उस जेस्टेशनल एज के हिसाब से जितनी हाइट होनी चाहिए थी उससे ज्यादा कैसे हो सकती है? इसके कई रीजन हो सकते हैं। आपने कहा आप एक बता दीजिए। मैंने कहा माता जी को अपनी एलएमपी नहीं पता था, तो माता जी ने मुझे कम बताई जबकि प्रेगनेंसी को ज्यादा दिन हो गए थे। तो रॉन्ग डेट अगर माता जी दे रही हैं किसकी? एलएमपी की। यानी माता जी को चल रहे थे 5 महीने और माता जी ने मुझे बताया कि तीसरा चल रहा है। तो अगर एलएमपी गलत दोगे तो एब्डोमेन थोड़ी झूठ बोलेगा, वो तो सच बोलेगा ना। तो कई बार ऐसा होता है कि रॉन्ग एलएमपी की वजह से फंडल हाइट ज्यादा हो जाती है क्योंकि तुमने कम करके बताई है। बात समझ आ रहा है बच्चे? बहुत अच्छे। और बताइए और कैसे हो सकता है? अगर माता जी का जो आप एब्डोमेन एग्जामिनेशन कर रहे हो उस समय फुल ब्लैडर था, एग्जामिनेशन के टाइम पर ब्लैडर कैसा था? फुल था। तो फुल ब्लैडर में थोड़ा सा यूट्रस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से फंडल हाइट थोड़ी सी ज्यादा आती है। ठीक है। माता जी के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे तो फंडल हाइट ज्यादा ही होगी। मैं ये बता रहा हूं कि एज के अकॉर्डिंग फंडल हाइट ज्यादा हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? और बताइए, बच्चा मैक्रोसोमिया है, याद है मैक्रोसोमिया? डायबिटिक माँ का बच्चा, डायबिटिक माँ का बच्चा है, मैक्रोसोमिया है। तो ये याद रखिएगा कि मैक्रोसोमिया के टाइम पर भी फंडल हाइट ज्यादा होती है। ठीक है बच्चे। और बताइए, माता जी को पॉलीहाइड्रोमिनियोस हो गया, पॉलीहाइड्रोमिनियोस हो गया माता जी को किस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान, तो भी उसकी फंडल हाइट ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना बच्चे? क्या ज्यादा होगी? फंडल हाइट ज्यादा होगी। इसके अलावा अगर जो बच्चा अंदर है उसको हाइड्रोसिफेलस है, उस बच्चे को हाइड्रोसिफेलस है, तो भी उस बच्चे की फंडल हाइट ज्यादा होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट, अगर माता जी को मोलर प्रेगनेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर माता जी को मोलर प्रेगनेंसी है तो पूरे यूट्रस के अंदर ट्रोफोब्लास्ट के मोल भर गए हैं, तो उस समय फंडल हाइट नॉर्मल से ज्यादा होगी। याद रखिएगा, इस दौरान ऐसी कंडीशन के अंदर फंडल हाइट ज्यादा देखने को मिलती है, फंडल हाइट ज्यादा देखने को मिलती है। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। लिखा बच्चे? तो अगर आप सब ने ये लिख लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे कॉज किसके हैं? एब नॉर्मल फंडल हाइट, यानी जरूरत से ज्यादा बड़ी दिख रही है क्या? फंडल हाइट। अगला क्वेश्चन ये है कि सर अगर फंडल हाइट ज्यादा दिख सकती है तो फंडल हाइट कम भी तो दिख सकती है। मैंने कहा वो भी दिख सकती है। तो कॉज बताइए, क्या कॉजेज हैं फॉर लेस फंडल हाइट? लेस फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू एज, जेस्टेशनल एज के हिसाब से उसकी फंडल हाइट कम आने के पीछे क्या क्या कॉज हो सकते हैं? एक तो वही रॉन्ग एलएमपी। रॉन्ग एलएमपी मैंने कहा था ना, माता जी को 5 महीने थे, उसने 3 बताए तो फंडल हाइट ज्यादा आएगी। माता जी को 3 महीने थे, वो 5 बता रही है तो फंडल हाइट कम आएगी। 3 महीने हुए, वो बोले मुझे तो 5 हुए। अब जहां 5 पे यूट्रस होना चाहिए वहां नहीं है, जहां पर फंडल हाइट होनी चाहिए वहां नहीं है। इसका मतलब इसकी फंडल हाइट कम आ रही है क्योंकि माता जी को एलएमपी याद ही नहीं है और उन्होंने गलत बताई है। इसके बाद IUGR, अगर जो अंदर बच्चा है वो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की तरफ है तो बच्चे उसके अंदर भी फंडल हाइट नॉर्मल से कम होती है। मिस्ड एबॉर्शन, अंदर एबॉर्शन हो गया और पता ही नहीं चला माता जी को, अरे है ना एबॉर्शन हो चुका है और एबॉर्शन हो गया तो फीटस ग्रो नहीं कर रहा, बच्चा मरा पड़ा है अंदर, तो फंडल हाइट कैसे बढ़ेगी? फिर इंट्रा यूटेराइन डेथ, इंट्रा यूटेराइन डेथ की वजह से भी फंडल हाइट क्या होगी? कम होगी। और इंपोर्टेंट, ये मेरा फेवरेट, क्या? ट्रांसवर्स लाई, ट्रांसवर्स लाई के अंदर क्या होती है? फंडल हाइट कम होती है।
तो इस दौरान फंडल हाइट बेटा कम होती है, याद रखिए ना जो मैंने आपको बताया। तो ये सारे हैं, ओलिगोहाइड्रोमोनास भी है और भी खूब सारे हैं जो मैंने मेन से आपको बता दिए कि इस दौरान फंडल हाइट कम होगी। और तो फंडल हाइट का मैंने जितने सारे क्वेश्चंस बनते थे मैंने सारे बता दिए हैं आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम 3 चीज़ें कर चुके हैं, हम हिस्ट्री कलेक्शन कर चुके हैं, हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर चुके हैं, हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पूरा कर चुके हैं। अब हम चौथे नंबर पे जा रहे हैं और हमारा 4th है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे एएनसी में, तो लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हो रही है। समझ आ रहा है बच्चे? तो लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो सब सुनिए। क्या करेंगे आप लैब इन्वेस्टिगेशन में? सबसे पहले कुछ टेस्ट के नाम बता रहा हूँ, ये आपको करने हैं। पहले तो प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट कर लीजिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ऐसा नहीं हो माता जी की गुणा भाग में गलती हो रही हो, तो वो सब चीजें को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। सर मैक्रोसोमिया बता दीजिए प्लीज। जब किसी बच्चे का वजन 4 kg से ज्यादा या 90 परसेंटाइल से ज्यादा हो जाता है उसे मैक्रोसोमिया कहते हैं। दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे का वजन 4 kg से ज्यादा या 90 परसेंटाइल से ज्यादा हो जाता है उसे मैक्रोसोमिया कहते हैं। ये क्लियर है, ठीक है। तो आपने प्रेगनेंसी डिटेक्शन कर लिया, और बताइए स्टूल एग्जामिनेशन करिए आप। इस माता जी का क्या करना पड़ेगा? स्टूल का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, ये सारे चीजें आपको करनी है एंटीनेटल केयर के दौरान। काहे कर रहे हो यूरिन एनालिसिस? क्या पता प्रोटीन आ जाए, क्या पता प्रोटीन यूरिया हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। और क्या करना है? सीरम हीमोग्लोबिन चेक करना है। मैंने कहा ये तो बड़ा जरूरी है। और क्या करना है? सीबीसी करनी है, कंप्लीट ब्लड काउंट करना है। समझ में आ रहा है ना? और बताइए सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने हैं। ये सारे तुम्हें लिखने हैं बच्चे, ये मैं तुम्हारी जी के नहीं बढ़ा रहा हूँ। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अनाउंसमेंट बाकी है, टेस्ट सीरीज बाकी है, अभी मेरा और आपका साथ बैठना बाकी है, रात होना बाकी है, आधी रात होना बाकी है। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, आरएच के बारे में पता लगाना है, तो ब्लड ग्रुपिंग जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो तुम्हें पता ही ना चले। ब्लड ग्रुपिंग करनी है और आरएच स्टेटस के बारे में पता लगाना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्योंकि माता जी आरएच नेगेटिव है तो खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर माता जी नेगेटिव हुई और फीटस पॉजिटिव हुआ तो दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है बच्चे। और एक चीज़ और करते हैं, रैपिड मलेरिया डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये भी आप लिख लेना, रैपिड मलेरिया डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये सारे टेस्ट करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन है बच्चे, हाँ या ना? सर स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? स्टूल एग्जामिनेशन बच्चे इसलिए करते हैं कि आपको अगर कोई भी कल्चर करना हो किसी भी माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए, उसके लिए, और आपको एसिडिटी चेक करनी हो उसके लिए चेक करते हैं स्टूल एग्जामिनेशन। हम मेनली माइक्रोब्स या स्टूल की एसिडिटी चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्टूल एग्जामिनेशन है, प्रेगनेंसी टेस्ट है, और कंप्लीट है क्या है, सीबीसी है, सीरम हीमोग्लोबिन है, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है बच्चे, ठीक। अब सुनिए अगली हेडिंग। क्या अगली हेडिंग है? बर्थ प्रिपेयर्डनेस। जन्म की तैयारी के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है, आप धीरे धीरे कई विजिट कर चुके हो। तो अब मुझे क्या करनी है? बर्थ प्रिपेयर्डनेस, बर्थ प्रिपेयर्डनेस करनी है। और इसके अंदर क्या क्या हमें देखना है वो बच्चे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप ये पता लगा लीजिए कि आपने उस महिला का रजिस्टर में एंट्री करी है या नहीं करी है, ठीक है बच्चे। तो हम महिला को ट्रैक करिए, ट्रैकिंग, क्योंकि अब तो काफ़ी लेट हो चुकी प्रेगनेंसी, तो आपको ढूंढना है कि कौन सी महिला की ईडीडी पास आने वाली है। तो आपको ट्रैकिंग करनी है, कहाँ से? फ्रॉम एंटीनेटल रजिस्टर। जो एंटीनेटल रजिस्टर है उससे आपको ट्रैकिंग करनी है, उस महिला का कहाँ पे क्या है सब पता लगाना, ठीक है। उसके बाद आप उस जगह को चिन्हित कर दीजिए जहाँ आपको डिलीवरी करानी है, और उसको चिन्हित कर दीजिए जो डिलीवरी कराएगा। दोनों चीज़ें बता देता हूँ। आइडेंटिफाई करना है प्लेस को भी
और आइडेंटिफाई करना है बर्थ अटेंडेंट, जिसे कहते हैं SBA, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। तो याद रखना, आपको पहचान करके रखना है, आग लगने पर कुआं नहीं खोदना है, हो गए ना एबिलिटी कुएं की पहचान पहले करके रखनी है। तो पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑफ प्लेस एंड SBA, स्किल बर्थ अटेंडेंट फॉर डिलीवरी। किसके लिए, डिलीवरी के लिए। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। फिर अगर वो अब महिला डिलीवरी अपने घर कराना चाहती है, अगर वो महिला डिलीवरी अपने घर कराना चाहती है, तो आप उसे एनकरेज करिए कि वो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कराए। तो आप महिला को एनकरेज करो कि माताजी घर पे तो देखो रिस्क है, आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराइए, खतरे के चांस में पैसे भी नहीं लगेंगे, उल्टे पैसे मिलेंगे आपको। समझ आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना, आप उसे एनकरेज करो कि माताजी कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं है, आपका भी खर्चा नहीं है, आपके होने वाले बच्चे का भी खर्चा नहीं है, उल्टे पैसे मिलते हैं। तो घर पे काहे करा रही हो, हॉस्पिटल में कराओ। तो आपको उसे एनकरेज करना है, किसके लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। समझ आ रहा है बच्चे। अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है महिला को रेफर करना पड़े, तो आप अपने पास की फंक्शनल रेफरल यूनिट को चिन्हित करें कि जरूरत पड़ी तो यहाँ भेजूंगा, पर शर्त है वो यूनिट फंक्शनल होनी चाहिए, ऐसे नहीं वहां गए वहां खंडर था। समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या करो, आइडेंटिफाई करके रखो, आइडेंटिफाई फंक्शनल फर्स्ट रेफरल यूनिट, जो हाँ आपको क्या करना है, रेफर करना है। ठीक है बच्चे। और आप आइडेंटिफाई करके रखो, अरेंज करके रखो कि कौन लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को अरेंज करवाओ, और ड्राइवर का नंबर ले लो और उसे बुला लो जब जरूरत पड़ रही है। तो अगला काम है आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ऐसा मत कर देना कि ट्रैक्टर ले आऊं, मैं ट्रैक्टर ला रहा हूं, पीछे वो बंधी हुई है ट्रॉली और ट्रैक्टर में ले चलेंगे। अरे ट्रैक्टर में ले चलोगे तो काहे ले जा रहे हो, डिलीवरी तो ट्रैक्टर में होनी है। अरे व्यवस्था होती है एम्बुलेंस वगैरह की या कार वार की, जो भी है एक पहचान करके रखिए कि इसके द्वारा भेजा जाएगा। समझ में आया। पता पड़ा कि निकले घोड़ा गाड़ी में निकल गए कि चलो माता जी आपको घुमा के लाते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट, तो वो सब मत करना। अभी कर दूं मैं तो। समझ में आ रहा है ना बच्चे जो मैं कह रहा हूँ। तो ये आप, अब बात ये है कि सर ये बताओ रेफर कहाँ करते हैं। मैंने कहा देखो, फर्स्ट रेफरल यूनिट CSC होती है, आपको पता ही है। तो PSC आप सब सेंटर पे हो, कहाँ हो आप, सब सेंटर पे। तो सब सेंटर की भी फर्स्ट रेफरल यूनिट CSC होगी। PSC को फर्स्ट रेफरल यूनिट नहीं कहते, अरे है ना। पर मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि विजिट करानी हो, यानी PSC पर किन की विजिट करवाते हैं आप, यानी किन माओं को बोलते हैं कि PSC चले जाइए आप। समझ में आ रहा है। किन माताओं को ये कहा जाएगा कि आप कहाँ चले जाइए, PSC। उनमें से पहली माता जी हैं जिन्हें हाई फीवर हो रहा है। क्लियर है, हाई फीवर है तो ऐसी माता जी को PSC जाना चाहिए डिलीवरी के लिए, सब सेंटर पे नहीं। ठीक है बच्चे। उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, अगर उनको थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो भी इन माता जी को कहाँ जाना चाहिए, PSC डिलीवरी कराना, सब सेंटर पे मत कराना। समझ में आ रहा है। थोड़ी सी भी दिक्कत है सब सेंटर पे क्यों कराना भाई, आप हमारे पास फैसिलिटी है वहां कराओ। अगर हीमोग्लोबिन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हीमोग्लोबिन 7 से 11 ग्राम पर DL के बीच में है, तो इस महिला की डिलीवरी PSC पे कराना। ठीक है बच्चे। ठीक है। और क्या, एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, पर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो तो इस महिला को आप कहाँ भेज दोगे, PSC पे, कि माता एक बार वहां दिखाइए PSC पे जाके। समझ आ रहा है ना बच्चे। और अगर ये महिला का BP बढ़ गया और यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो भी मैं उसको बोलूंगा एक बार कहाँ चले जाओ, PSC चले जाओ। सब सर 2000 रुपये लगते हैं, दे नहीं पड़ते हैं, ले लिए होंगे तो उससे बेटा, बाकी लगते तो कहीं नहीं है। पवन कुमार जांगड़ यार,
और गाइस सर यूट्रस में ही बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे पता चलेगा सर प्लीज? मैंने कब चेक करवाया यूट्रस? अरे यूट्रस में बच्चे का मत चेक कर रहे, बाप का कर लेना। साफ सफाई में लगी थी। यूट्रस में बच्चे का कौन चेक करता है रे ब्लड? बाप का चेक करते हैं, माँ बाप से मिलके बना है ना, तो निकल आता है क्रॉस करा के, एक अंदाजा हो जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है भाई। समझ आए? चलो कोई बात नहीं, बाप का कर लेना, माँ का पता ही है, तो एक आइडिया हो जाएगा मुझे कि क्या है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इन कंडीशन में आपको इसे कहाँ भेजना है? पीएससी पर। ये इम्पोर्टेंट उतने नहीं है जितने इम्पोर्टेंट ये है। कौन से? कि ये पूछेगा कि फर्स्ट रेफरल यूनिट पर कब विजिट करनी है, यानी वहाँ कब भेजना है। व्हेन फर्स्ट रेफरल यूनिट विजिट, यानी कि माता जी को किन केसेस के अंदर आप बोलोगे कि आप फर्स्ट रेफरल यूनिट चले जाइए। माल प्रेजेंटेशन, अगर माता जी को प्रेगनेंसी में माल प्रेजेंटेशन हो गया है तो आप इस माता जी को बोलना कि माता जी आपकी डिलीवरी सीएससी पे होगी। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर माता जी को मल्टीपल प्रेगनेंसी है यानी ट्विंस अंदर हैं, और अगर ट्विंस अंदर हैं तो इसका मतलब ये है कि माता जी की प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, और हाई रिस्क की डिलीवरी कहाँ होगी? कहाँ होगी? फर्स्ट रेफरल यूनिट। ठीक है बच्चे। पर वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर माता जी को पर वेजाइनल क्या होने लगी है? ब्लीडिंग, और वो माता जी इतनी तेज ब्लीड कर रही हैं कि एक पैड 5 मिनट में भर जाता है, एक जो पैड है वो 5 मिनट में फिल हो जाता है, तो आप भेज दीजिए, इसकी डिलीवरी कहाँ होनी है? फर्स्ट रेफरल यूनिट पर होनी है। हाँ या ना बच्चे? अगर माता जी को सीवियर हेडेक हो रहा है, क्या हो रहा है? सीवियर हेडेक हो रहा है और ब्लड विजन है, अगर सीवियर हेडेक है और ब्लड विजन है, इस केस के अंदर आपको इसे फर्स्ट रेफरल यूनिट भेजना पड़ेगा। अगर माता जी का हीमोग्लोबिन परसेंटेज लेस देन 7% है तो भी आपको इसे कहाँ भेजना पड़ेगा? फर्स्ट रेफरल यूनिट। अगर माता जी को कन्वर्जन स्टार्ट हो गए हैं, क्या स्टार्ट हो गए? कन्वर्जन स्टार्ट हो गए, तो भी कहाँ जाएंगी? फर्स्ट रेफरल यूनिट। और एब्सेंट हो चुके हैं फीटल मूवमेंट, तो भी ये माता जी कहाँ जाएंगी? आंसर है फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो बेटा याद रखना कि आपको ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सीएसओ का भी बन जाओ, तो आपको ऐसा मत करना कि बिल्कुल चौड़े होकर बोला कि माता जी कुछ भी हो जाए हम हैं, हम ही करा के देंगे आपको डिलीवरी। नहीं करा के तो दोगे, कुछ हो गया है ना तो गांव में कुटने में 2 मिनट लगते हैं। समझ में आ रहा है? एम्बुलेंस की जहाँ बत्ती लगी होती है ना, वहां बैठा के घुमाएंगे पूरी मार्केट में तुम्हें। तो इतना रिस्क न को लेना भैया, बिल्कुल आइंदा। तुम्हें लग रहा है हल्का सा भी रिस्क है, रेफर कर दो ना, काहे को चौड़ा होना इतना वहां बैठ के। बोला नहीं मैं ओबीजी पढ़ के आए हूँ। पढ़ के आए हो करके नहीं आए हो, पढ़ने में करने में फर्क है, समझे डॉक्टर साहब? चलो तो पता चला हम कब कब रेफर करेंगे फर्स्ट रेफरल यूनिट पर। बहुत बढ़िया स्वप्निल, सरोज एक्सीलेंट, गुड्डू बहुत बढ़िया, बस अभी करवा देंगे। हाँ अभी करे देते हैं, अभी कराए देता हूँ। ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। डिलीवरी यही होगा कुछ भी हो जाए डिलीवरी यही होगी, ऐसे नहीं कहना है तुम्हें। कोई इस पे इज्जत पे नहीं लेना है कि मेरे हाथ से एक डिलीवरी चली जाए, लोग क्या सोचेंगे मेरे ऊपर। इतिहास मुझे किस अक्षरों में लिखेगा कि मैंने रेफर कर दी थी, डिलीवरी नहीं कराई। तो तुम्हें गोल्डन अक्षरों में नहीं लिखेगा, तुम इसे रेफर कर दो, बढ़िया रहोगे। समझ आए बच्चे? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं कॉमन क्लिनिकल फीचर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उनकी समस्याएं, यानी प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम सर जी करवा के दिखाओ, करवा के दिखाओ। वैसे भी सर गवर्नमेंट जो बाद में छोड़ हो जाते हैं। ओके टॉप टीचर, ओके ठीक है बच्चे। एम्बुलेंस बत्ती, तब आप हैदराबाद से हो क्या? नहीं बेटा मैं सब जगह से हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कॉमन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट ऑफ, नहीं प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, दैट इज द
आइडेंटिफिकेशन ऐसे लिख लो इसको, ओके हटा ही देते हैं ना, काटना क्या है, फैसिलिटी है हमारे पास तो आपको क्या करना है बच्चे, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना है। आइडेंटिफाई कॉमन प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई कॉमन प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम आ रही है कॉमन, उनको पहचानना है और उनका मैनेजमेंट करना है। सिंपल सा फंडा है, एक एक को पहचानो, एक एक को ठीक करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको सबका हिसाब लेगा, एक एक चीज का हिसाब होना है। तो गिनते रहिएगा, जितनी समस्याएं हैं सबका इंतजाम करेंगे, ठीक है। हम नहीं करेंगे तो डॉक्टर करेगा, समझ में आ रहा है। संभाल भाई, जितना हमसे होगा उतना हम करेंगे, हमसे नहीं होगा तो डॉक्टर करेगा, पर हम पहचानेंगे और मैनेजमेंट जरूर करेंगे। सबसे पहले है हार्ट बर्न, दिल जल रहा है इस महिला का, हार्ट बर्न। अगर हार्ट बर्न है या इसे नोजिया हो रही है तो बताइए आप क्या करोगे। हार्ट बर्न या नोजिया के केस में आप इस माता जी को बोलना, माता जी जो तुम डेली खा रही हो दाल बाटी चूरमा, इसे बंद कर दीजिए, स्पाइसी और ऑयली नहीं खाना है। बोला कि मेरे को तो फिर टेस्ट ही नहीं आता है जब तक नमक मिर्च नहीं होती है, तो बिना टेस्ट के खा ले, कुछ दिन की तो बात है, हाँ या ना। तो माता जी को आप एडवाइस करना कि माता जी सुनो, अवॉइड करिए, और ज़िंदगी में कितना तीखापन लोगे, प्रेग्नेंट हो तो गई, और कितना स्पाइस चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड, अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड। इनको आप क्या करोगे, स्पाइसी एंड ऑयली फूड को अवॉइड करने को बोलोगे, ठीक है। उसके बाद आप माता जी को बोलना कि बीच बीच में कोल्ड मिल्क की थोड़ा सा पीते रहें, जिससे कि हार्ट बर्न कम हो। कोल्ड मिल्क सिप बीच बीच में, ऐसा नहीं कि एक गिलास भरा इतना बड़ा और खींच गई ठंडे दूध को, ऐसे नहीं करना रे, घूंट घूंट करके पीना है, बीच बीच में पीना है। कोल्ड मिल्क सिप, कोल्ड मिल्क की सिप लेनी है, चुस्की लेनी हिंदी में कहते हैं, और चुस्की धीरे धीरे लेनी है। तो ऐसा नहीं कि खींच ही देना है कि बोला अब बढ़िया लग रहा, वैसा नहीं करना है। और फिर भी ठीक ना हो तो आप एंटासिड दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ नेसेसरी, एंटासिड इफ नेसेसरी। समझ में आए बच्चे। आज की क्लास बंद कर दे तो मेरा नेट नहीं चल रहा है, आज की क्लास बंद कर दो, मेरा नेट नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया बंटी वर्मा, बहुत, ये तो तू मतलब मजा कर दिया तूने, नेट नहीं चल रहा है तो मैसेज कहाँ से कर रहा है बे, टावर पर बैठ के। चलो कोई नहीं, तो ये एंटासिड याद रहेगा बच्चे। तो ये हार्ट बर्न का समस्या है, जो नोजिया की समस्या है वो हमने दूर की, ठीक है। दूसरा बताइए, दूसरी समस्या क्या है, वॉमिटिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, के पहले ट्राइमेस्टर के दौरान वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में जो वॉमिटिंग हो रही है उसका इलाज करेंगे, ठीक है बच्चे, गुड। एडवाइज द वुमेन, एडवाइज टू वुमेन टू ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट। देखो माता जी को बोलना कि नाक तक भर के मत खा लेना, कि भाई 8 रोटी खा के बोली अब सही लग रहा, पर पता नहीं जी सा घबरा रहा है, 8 रोटी खा ली माता जी, जी तो घबराना ही था। कम खाओ, स्मॉल खाओ, हाँ या ना, रुक रुक कर खाओ, समझ आ रहा है ना। और खाने में बहुत है ना, सॉलिड कम लो और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी ज़्यादा फ्लूइड लो, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ। पता चला कि एक के ऊपर एक रोटी चिन ली 8-9 और फिर कह दिया कि लाओ और कुछ हो तो वो भी दे दो, तो ऐसा नहीं कहना है, इसको बोलना है स्मॉल डाइट का यूज करना है, कम खाना है, हाँ या ना बच्चे, याद रखना। पर वो कैसे खानी है, फ्रीक्वेंट खानी है, खा कितनी बार भी लो पर कम कम करके खाना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, समझ आ रहा है, ठीक है। क्या खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को ज्यादातर यूज करना है। और ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक मोर वाटर, ज्यादा पानी का यूज करें आप, तो आपको ये समस्याएं कम होंगी। अरे हाँ ना। फिर भी अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, फिर भी अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, तो माता जी को कहना कि माता जी जैसे ही सुबह उठो, उठते ही पार्ले जी के 5-6 बिस्किट खींच देना बैक टू बैक। पार्ले जी काहे बोले हैं,
कि एक तो बहुत इज्जतदार बिस्किट है, सब लोग सम्मान देते पार्ले जी को। दूसरा, पार्ले जी में कुछ आर्टिफिशियल सब्सटेंस नहीं मिले होते। आप मैरीगोल्ड वगैरह मत मत दे देना, आप प्लेन बिस्किट देना पार्ले जी जैसा, उसको बोलना या तो पार्ले जी दे दो या टोस्ट दे दो, और बोलना माता जी ये खा के ही तुम उठना बेड से। तो जब माता जी वो जो ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई बिस्किट है और जो टोस्ट है उसे खा लेंगी तो उसके वॉमिटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चे? अगर वॉमिटिंग ज़्यादा है तो आपको ड्राई बिस्किट, जिन्हें आप बिस्कुट भी कह सकते हो, अरे है ना, एंड टोस्ट, जो भी आपके हाथ में पड़ जाए, ड्राई बिस्किट एंड टोस्ट इन अर्ली मॉर्निंग, जैसी आप सुबह उठो ये काम आप जरूर कर लेना, इन्हें खा लेना, जिससे कि आपके अंदर वॉमिटिंग के सेंसेशन कम हो जाएंगे। ये तब है जब वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही हो। बात समझ में आ रही है ना बच्चे? बिल्कुल। ग्लूकोज ज़्यादा होता है पार्ले जी में, बहुत बढ़िया आदित्य जौहर। नीतू यादव, 24 घंटे में प्रॉब्लम हो जाती है, पता ही नहीं क्या कह रहे हो बेटा। एक चीज़ और, कुछ जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्लास रिकॉर्ड कर रखी हैं और रिकॉर्डिंग करके वो यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, है ना, अगले 3 दिन में वो रेडी हो जाएं, या तो कंपेंसेशन देने के लिए और या जिंदगी भर एफआईआर में नाम आने के बाद एग्ज़ाम में ना बैठने के लिए। ये दोनों चीज़ें मैं 100% करवा के रहूँगा, क्योंकि अब मैंने बहुत सोच लिया। पहले मैंने सोचा था चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोनों चीज़ों के लिए तैयार हो जाना, एक तो कंपेंसेशन और एक एग्ज़ाम से डिबार होने के लिए। डिबार मतलब समझते हैं ना आप एग्ज़ाम में अगर एफआईआर में तुम्हें गलती पाए गए कि तुमने कुछ किया है रिकॉर्डिंग में, तो आप अगला कोई एग्ज़ाम ना राजस्थान का और ना सेंटर का लिखोगे, तो तुम्हारा जो मजाक है ना, जो तुम्हारी जो ज्ञान है तुम्हें इतना भारी पड़ने वाला है। तुम बस 3 दिन और वेट करो। आई रिपोर्टेड ईच एंड एवरी चैनल जो फेक है, जो जीनोमिक के वीडियो को यूज करता है, अगले 3 दिन में आपको इसका बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आप घबराओ मत। नेक्स्ट 3 डेज और 3 दिन और वेट कर लो, आप जितना डालना है उतना डालो, पर अगले 3 दिन में। ठीक है बच्चे, चलो। ये साइबर क्राइम को सबमिट कर दिया है। अब साइबर क्राइम को सबमिट करने के बाद एक फाइनल उस पर वो होना है, डेट डलनी है, और जो फाइनल डेट डलेगी उसके बाद फिर पता चलेगा क्या असर होता है। ठीक है, अभी जो तुम्हें लग रहा है ना हंसी मजाक, रुक जाओ, टाइम आने दो, फिर तुम यहाँ आके गिड़गिड़ाओगे ना इधर उधर के सर नाम निकलवा दो, तो भी नाम नहीं निकलेगा उसमें से। जो नाम कॉपी चला गया एफआईआर में, जो उन्होंने पकड़ लिया वो फिक्स है। मैं सिर्फ चैनल के नाम दूंगा, रिपोर्ट किया है कि ये चैनल है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी रेडी हो जाना, और जो घर वालों को बोल देना कि अब तुम्हारा इंतज़ार थोड़ा दिनों के बाद करें, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आओगे। ठीक है, वो भी देखते हैं ना, अभी रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, लेट्स सी। एक्सेसिव वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग, पहले मैं सोचता था चल ठीक है यार, आपके इतने चाहने वाले हैं, आपके उतना पसंद करते हैं, इसलिए आपके रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर ये अनएथिकल है, ये गलत चीज़ है। पहले मैं सोचता था रहने दो, क्यों किसी का बुरा करना, पर तुम लाइक किसी के हो गए, तुम बिना बुरे तुम समझोगे नहीं, और जब बुरा होगा तब तुम समझ में आ जाएगा तुम अच्छे से, पर तब तक देर हो चुकी होगी। ठीक है, चलो। एक्सेसिव वॉमिटिंग, अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो फिर आप आईवी स्टार्ट कर दीजिए। कैसे कर दीजिए? आई वर्ड। तो आपने कहा तो आई वी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या देना है? आरएल देना है 500 ml। समझ आ रहा है बच्चे? और फिर आप इसे रेफर कर दीजिए टू मेडिकल ऑफिसर। फिर आप इसे रेफर कर दीजिए किसके पास? मेडिकल ऑफिसर के पास।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये कब है? जब वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, लेट्स फोकस अगेन ऑन क्लास। वापस से क्लास पर फोकस करो। नारायण लाल बेटा थैंक्स, आपकी माता जी को मेरा भी नमस्ते कह देना, ठीक है बेटा। आधा नर्सिंग है ना इंडिया का, जीनोमिक्स सिखा रहा है, और फिर भी है ना, कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाली हालत है। कोई बात नहीं, चलो फ्री में दे रहे हैं वो भी नहीं चाहिए, मतलब इनको अपना चाहिए अलग से। अब पता चल जाएगा अपना, ठीक है। ठीक है, पाल्पिटेशन हो रहा है सर, क्या हो रहा है? पाल्पिटेशन। अगर महिला को प्रेगनेंसी के टाइम पर पाल्पिटेशन फील होता है, इस महिला को तुरंत रेफर कर दीजिएगा, रेफर टू मेडिकल ऑफिसर। कहाँ रेफर करेंगे? मेडिकल ऑफिसर। समझा बच्चे? ठीक है। और आप उसे कहना कि आप हॉस्पिटल में जाइए, आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में कराइएगा, ठीक है। और आप इसे एडवाइस करना कि आपकी डिलीवरी, एडवाइस फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चे। तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, पाल्पिटेशन के बारे में भी है ना। अगले और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पफीनेस ऑन फेस और जनरलाइज्ड एडिमा। अगर किसी महिला को जनरलाइज्ड एडिमा है, क्या है? जनरलाइज्ड एडिमा है, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं वो बता रहा हूँ जो कॉमन प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलेंगी और मैं क्या इनका इलाज करूँगा, ठीक है। अगर मुझे जनरलाइज्ड एडिमा मिल रही है तो मैं एडवाइस करूँगा फॉर प्रॉपर बेड रेस्ट, एडवाइस फॉर प्रॉपर बेड रेस्ट। मैं कहूँगा अच्छे से बेड रेस्ट करिए आप, ठीक है बेटा। ठीक है, और देन एडवाइस फॉर डेंजर साइन। आप इनका कि अगर आपके अंदर कोई डेंजर साइन है तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करिए, यानी आइडेंटिफाई डेंजर साइन, क्योंकि जनरलाइज्ड एडिमा के साथ कई डेंजर साइन भी प्रेजेंट होते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? और ऑफलाइन कोचिंग में न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 24 दिसंबर से, ठीक है बेटा। चलो और बताओ अगला क्या है कि अगर आपने कहा कि इस महिला को जनरलाइज्ड एडिमा है, हाँ या ना, पहले विजिट में आपने देखा जनरलाइज्ड एडिमा है, तो एक वीक के बाद आप इसको एक विजिट और कर लो। आपने कहा ए वन मोर विजिट, एक और विजिट जरूर करना आफ्टर 4 वीक, 4 वीक के बाद, आफ्टर 4 वीक, यानी नहीं सॉरी, आफ्टर 1 वीक, एक वीक के बाद आप इसको एक बार दोबारा चेक करके आना, एडिमा गई या नहीं गई। अगर नहीं गई एडिमा तो फिर आप इसे रेफर करोगे मेडिकल ऑफिसर को। एडिमा चली गई तो अच्छी बात है, नहीं गई तो आप इसे कहाँ रेफर करोगे? मेडिकल ऑफिसर को। सर आज तो गुस्सा हो नहीं रे वेद प्रकाश, कहाँ गुस्सा हूँ, मैं तो इतने मज़े से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मुझे याद आ गया ना, बच्चे ने कमेंट्स किया तो सर आपकी रिकॉर्डिंग, तो मैंने बता दिया उसको कि क्या तैयारी चल रही है, ठीक है बेटा। चलो और बताओ। इसके बाद आपने कहा कि ये जो जनरलाइज्ड एडिमा है इसके साथ अगर प्रोटीन यूरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर एडिमा के साथ प्रोटीन यूरिया है तो बताइए ये किधर की तरफ जा रहा है? ये जा रहा है सीवियर प्री एक्लेम्सिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया, है ना। तो फिर आपने कहा आपको कैसे पता चला सीवियर है ये? क्योंकि इसमें और भी साइन देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्या देखने को मिल रहे हैं? सीवियर हेडेक, इस बच्चे को सीवियर हेडेक है, इस माँ को क्या है? सीवियर हेडेक है, ब्लड विजन है। क्या है बेटा? ब्लड विजन, सीवियर हेडेक है, ब्लड विजन है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। समझ आ रहा है बच्चे? सीवियर हेडेक है, ब्लड विजन है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है। अगर ये है तो ये सीवियर ही तो हुआ। अगर ये सीवियर हुआ, ये स्टार बनाओ फटाफट। अगर एडिमा के साथ प्रोटीन यूरिया हो और जो साइन में लिखे हैं वो साइन हो तो आप इसे देना MgSO4। क्या दोगे? MgSO4। याद रहेगा बच्चे? आपने कहा कितना देना है? 5 ग्राम ऑन ईच बटक्स। हर बटक्स पे आपको कितना देना है बच्चे?
बतख नहीं है, ये बटक है। बतख मत पकड़ लाना बाहर से, बटक है। हर बटक पे 5 ग्राम देना है और ये डीप आईएम देना है। क्या देना है? डीप आईएम देंगे, ये याद रखना। और उसके बाद इसे रेफर कर देंगे, आया ना, देन क्या कर देंगे? रेफर। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो रेफर कर देंगे क्या देके? MgSO4। क्या देके? MgSO4। कितना? हर बटक पे कितना देना है? 5 देना है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा बच्चे। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें। हमने कहा ठीक है। तो जनरल एसडीमा थी। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, माता जी बोल रही हैं कि पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर फिर आप क्या करोगे? कॉन्स्टिपेशन के अंदर आप बोलोगे कि माता जी ज़्यादा फ्लूइड लीजिए, पानी का सेवन ज़्यादा करिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम हो जाए। अरे हाँ ना, हाई फाइबर डाइट खाइए, हाई फाइबर डाइट का सेवन करिए। डाइट कैसी हो? हाई फाइबर हो। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है तो ईसबगोल की भूसी आती है, तो ईसबगोल, ईसबगोल, हाँ यही नाम है, ईसबगोल देना है 2 टेबल स्पून। ठीक है बच्चे, 2 टेबल स्पून एट बेड टाइम। सोते समय ईसबगोल की 2 टेबल स्पून दे देना। स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव मत देना, अवॉइड स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव। स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे क्या है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। बिकॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मे बी स्टार्ट। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चे याद रखिएगा कि हाँ सर डाइल्यूट करके देंगे क्या? हाँ अरे वो तो सब पता है ना तुम्हें कैसे देना है, बता चुका, 20 बार पढ़ा दिया मैंने MgSO4 को देना। भाई यार ऐसे मत करो तुम लोग। ठीक है बच्चे, पानी के साथ दे देना ईसबगोल। और तू कैसे देगा? दारू में घोल के। तो कॉन्स्टिपेशन में याद रखना कि आप ईसबगोल, हाँ ईसबगोल देना है आपको, 2 टेबल स्पून देनी है। ठीक है बच्चे, हाँ। और इसको स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव मत दे देना, नहीं तो ये क्या, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टाइम से पहले स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो दिक्कत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा और बताइए, अगर पर वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, पर वेजाइनल ब्लीडिंग, पर वेजाइनल ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गई बिफोर 28 वीक, बिफोर 28 वीक्स, अगर 28 वीक से पहले वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको पता है कि ये क्या है? ये एबॉर्शन हो चुका है। ये किधर की तरफ जा रहा है? एबॉर्शन की तरफ जा रहा है। अरे हाँ या ना? तो अगर आपने देख लिया कि एबॉर्शन हो चुका है और जो कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी है वो तुम्हें दिख रहा है, वो नीचे तक आ चुका है, तो आप उंगली से उसको निकाल लीजिए। अगर वो नीचे तक आ चुका है, ऐसा नहीं कि हाथ डाल के अंदर से नहीं खींच के ले आओ, ऐसे मत करना। अगर वो टूट कर नीचे आ चुका है, आधा पार्ट अंदर है आधा पार्ट बाहर है, तो आप उसे निकाल लीजिए, यही बेटर है। समझ आ रहा है? तो अगर वो नीचे तक आ चुका है, हाँ या ना, तो आप निकाल लोगे। उसके बाद आप स्टार्ट कर दोगे क्या? आईवी। क्या करोगे? आईवी। और फिर आप इसे क्या कर दोगे? रेफर टू FRU। फिर आप इसे कहाँ रेफर कर दोगे? FRU पर। कुछ भी हो जाए वेजाइनल एग्जामिनेशन मत करना, डू नॉट अटेम्प्ट फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। आप वेजाइनल एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप उसे रेफर कर देंगे। बस उस प्रोडक्ट को निकाल लेना, अगर वो बाहर आ चुका है तो, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आईवी स्टार्ट करो और इसको रेफर कर दीजिए फर्स्ट रेफरल यूनिट पर। समझ में आ रही है बच्चे? ये याद रखना कि इसके अंदर बिफोर लेस देन एबॉर्शन। हाँ बहुत बड़ी, तो बेटा पूछ रहा है कि बता रहा है? दोनों काम करवा देने। चलो कोई बात नहीं, समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया? हमने क्या ब्लीडिंग, पर वेजाइनल ब्लीडिंग के बारे में बात की। 9वें नंबर का क्या है प्रॉब्लम है? अगर फीटल मूवमेंट कम या सुनाई नहीं दे रहे हैं या दिखाई नहीं दे रहे या फील नहीं हो रहे, हाँ या ना बच्चे, तो डिक्रीज या एब्सेंट, डिक्रीज और एब्सेंट फीटल मूवमेंट, डिक्रीज और एब्सेंट फीटल मूवमेंट।
अगर फीटल मूवमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे या मुझे फील नहीं हो रहे हैं या कम फील हो रहे हैं तो फिर मैं क्या करूं? माता जी को बोलना है कि माता जी घबराएं मत, पहले तो रीएश्योर करें माता जी को, क्योंकि वो डर जाएगी, उसको लगेगा मेरा बच्चा मर गया। तो आपको पहले उसे क्या करना पड़ेगा? रीएश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने दोबारा चेक करूंगा, रिपीट फीटल हार्ट साउंड, हाँ या ना, आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद। समझ में आ रहा है? अगर अभी भी नहीं मिली, स्टिल एब्सेंट, अगर ये अभी तक क्या है? एब्सेंट, रेफर टू एमओ, फिर इसे रेफर कर दीजिए कहाँ? मेडिकल ऑफिसर के पास। समझ आ रहा है बच्चे? अरे जिसको जहाँ डालना है वहाँ डालते रहो, मैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई की पॉपुलैरिटी है, जीनोमिक की पॉपुलैरिटी है, लोग भुनाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, करने दो, लोगों का धंधा है, कहीं कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, जस्ट एंजॉय करो। चलो और बताओ, और क्या है? 10वें नंबर के लास्ट है लीकिंग ऑफ वाटर या वाटरी लीकिंग ऑफ वाटरी या वाटरी लीकेज कर लो, वाटरी लीकेज। अगर माँ ये कहे कि लीकेज शुरू हो गया है, अगर लीक करने लगा है, सैक रप्चर हो गया है और एमड फ्लूइड लीक कर रहा है, तो फिर आप इसे तुरंत क्या करोगे? रेफर टू मेडिकल ऑफिसर। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनका आपको ध्यान रखना था। किस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान, एंटीनेटल केयर के दौरान। तो ये मैंने 10 प्रॉब्लम बताई हैं जो होती हैं प्रेगनेंसी में, और अगर हो रही हैं तो हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। कदम उठाने का मतलब ये नहीं है कि टेबल से उतर के बस पे चढ़ जाओ। कदम उठाने का मतलब ये नहीं कि उठे सब सेंटर से और 4 कदम उठाए और बस में चढ़े और भाग गए माँ को वहाँ छोड़ के, ऐसा नहीं है। कदम उठाना मतलब उसकी केयर करना। समझ में आ रहा है? कि लंबे लंबे कदम उठा लो, वो मत करना। आंसर हेडिंग डालो, एंटीनेटल इंटरवेंशन। क्या क्या इंटरवेंशन करने हैं आपको? एंटीनेटल इंटरवेंशन। तो एंटीनेटल इंटरवेंशन कैसे हैं बच्चे, वो देखिए। क्लास कितने बजे तक चलेगी? सर एमिड फिल लीक है कैसे? बलवीर नागौरी, नाइट्रोजन पेपर टेस्ट आता है जिससे चेक करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है। क्या नाम है? नाइट्रोजन पेपर टेस्ट। समझ आया? चलो कोई बात नहीं। तो एंटीनेटल इंटरवेंशन के अंदर सबसे पहले, और ये कई बार आ चुका है तो फाइनल बार में एक बार और बता देता हूँ, IFA प्यार से कहते हैं आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। तो पहला है ये क्या? आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट का यूज करते हैं एंटीनेटल इंटरवेंशन के दौरान। किसके दौरान? एंटीनेटल इंटरवेंशन के दौरान। ठीक है बेटा। अब वो क्या है? 2 डोज हैं, एक तो है प्रोफाइलेक्टिक। तो अगर प्रोफाइलेक्टिक पूछे कि क्या देना है, तो बच्चे याद रखना कि 100 mg एलिमेंटल आयरन, 100 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम या 0.5 mg फॉलिक एसिड। पाँच मिनट ब्रेक तो दो सर। दे देंगे ब्रेक 5 मिनट का, कोई बात नहीं। 5 मिनट में क्या करके आएगा तू बता? हल्का होने जाएगा? क्या करेगा 5 बेटा? चल कोई बात नहीं, दे देंगे, रुक जा, अभी पढ़ाने का माहौल बन रहा है तो पढ़ाने दो बच्चे। तो आपने कहा ठीक है, क्या क्या देना है बच्चे? ये बात आपको समझनी चाहिए थी कि हमें क्या क्या देना है। 100 mg देना है एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम क्या देना है हमको? फॉलिक एसिड। क्लियर बच्चे? अब आपने कहा ये आपको कब देना है, यानी कि एटलीस्ट, प्रोफाइलेक्ट की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 180 डेज, 180 दिन देना है, कम से कम 180 दिन। और इसे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 14 to 16th वीक, 14 से
16 वीक पर स्टार्ट करते हैं आयरन को देना फॉलिक एसिड के साथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन नहीं देते क्योंकि आयरन से जीआई डिस्कम्फर्ट होता है और माता जी को पहले ही नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन अवॉइड करते हैं। इसलिए मैं आयरन फॉलिक एसिड को स्टार्ट कर रहा हूं 14 से 16 वीक से। कितने से स्टार्ट किया है? 14 से 16 वीक से स्टार्ट किया है। हाँ या ना बच्चे? चलो ओके। अब बात करते हैं कि ये जो डोज है ये आप क्यों दे रहे हो। अभी तो बताया मैंने, प्रोफाइलेक्टिक डोज है। कैसा डोज है? प्रोफाइलेक्टिक। तो क्यों दे रहे हो? प्रिवेंट द चांसेस ऑफ डाइमॉर्फिक, प्रिवेंट द चांसेस ऑफ डाइमॉर्फिक एनीमिया। अब कईयों को लग रहा होगा कि सर डाइमॉर्फिक एनीमिया क्या होता है? डाइमॉर्फिक एनीमिया होता है जिसके अंदर कुछ सेल का साइज छोटा होता है और कुछ सेल का साइज बड़ा होता है, उसे कहते हैं डाइमॉर्फिक, दो संरचना वाला। आरबीसी की दो शेप हो जाती हैं, याद रखना। डाइमॉर्फिक का मतलब दो शेप होना। अब डाइमॉर्फिक कैसे? अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो माइक्रोसाइटिक होगा, आरबीसी का साइज कम होता है। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो रहा है तो वो होगा मैक्रोसाइटिक। तो बच्चे कुछ आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा और कुछ आरबीसी का साइज बड़ा हो जाएगा, दोनों साइज की आरबीसी मिलेंगी, इसलिए इसका नाम है डाइमॉर्फिक। क्या नाम है? डाइमॉर्फिक एनीमिया। तो आयरन फॉलिक एसिड का हम क्या यूज करते हैं? डाइमॉर्फिक एनीमिया से बचाने के लिए यूज करते हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में क्लास की लास्ट में बात करूंगा, जितनी बातें करनी है। तो अभी आप इतना जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जो कि आपको करना चाहिए। समझ आए बच्चे? ठीक है। देन आफ्टर व्हाट शुड वी डू? अब हमें क्या करना चाहिए सर? ये अब मुझे पोस्ट नेटल पीरियड में भी, कौन से पीरियड में? पोस्ट नेटल पीरियड के अंदर मुझे 3 महीने 3 मंथ और देना है आयरन फॉलिक एसिड। तो पोस्ट नेटल पीरियड में भी 3 महीने में क्या दूंगा? आंसर है आयरन फॉलिक एसिड। इसे कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक रेजिमेन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोफाइलेक्टिक रेजिमेन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये था प्रोफाइलेक्टिक। अब है कौन सा? थेराप्यूटिक। कौन सा है? थेराप्यूटिक। वो कौन सा था? प्रोफाइलेक्टिक। तो थेराप्यूटिक के अंदर, यस योर टीचिंग स्टाइल सुपर, थैंक्स बच्चे। सर बिफोर 4 वीक एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या कर रहे हो बेटा? B9 फॉलिक एसिड दे सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब थेराप्यूटिक में आप किनको दोगे? जिनको एनीमिया है। आप इलाज करोगे तो किसका इलाज करोगे? एनीमिया का। एनीमिया किसे कहते हैं? व्हेन लेस देन 11 ग्राम पर DL। जब किसी महिला का ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल 11 ग्राम पर DL से कम हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, ऐसी महिला को एनीमिक महिला माना जाता है। अरे हाँ है ना? तो याद रखना, इस केस में आपको 2 टैबलेट देनी है। 2 टैबलेट देनी है किसकी? आयरन फॉलिक एसिड की, और वो चलेंगी 6 मंथ। क्या चलेंगी? 6 महीने। समझ आ रहा है बच्चे? सर जी आपकी मेहनत से आर्मी नर्सिंग स्टाफ बॉर्डर ऑर्गेनाइज इंडियन आर्मी में सिलेक्शन पर हार्दिक आभार। विष्णु शर्मा, गॉड ब्लेस यू बेटा, ऐसे आगे बढ़ते रहो। तुम जैसे बच्चों की मदद से ही बेटा ये जो चीज़ें हैं ना, ठीक है बेटा। तो आप जैसे बच्चे जो आते हैं, सिलेक्ट होते हैं, यही हम लोगों का एक परिश्रम का फल होता है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। सारे बच्चों का सिलेक्शन तब होगा जब वो सिंसियर बनेंगे। जिस कुछ होते हैं ना, कुछ आ जाते हैं, मतलब उनकी तो मैं क्या ही बात करूँ, उनको पढ़ना तो है नहीं, बट मोस्टली बच्चे पढ़ने आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी रात को इतनी ज़्यादा संख्या में बैठे रहते हो। समझ आई मेरी बात? तो ये मान के चलो कि आप ये जो क्लासेस देख रहे हो ना, ये आपको बहुत बेनिफिट होंगी। जब आपको एग्ज़ाम दोगे ना, एक एक बात याद आएगी मेरी जो मैं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सिंसियर होकर पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके।
तो ये जो थेराप्यूटिक के बारे में मैंने बच्चा आपको बता दिया, थेराप्यूटिक में 2 टैबलेट देनी है और कम से कम आपको 6 महीने की टैबलेट देनी है, हाँ या ना बच्चे। एटलीस्ट आपको 200 टैबलेट देनी ही देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो 200 टैबलेट तो कम से कम जानी चाहिए। वो मिनिमम पूछे कि मिनिमम कितनी टैबलेट, तो 200 टैबलेट मिनिमम जानी जरूरी है। समझ आया बच्चे? तो ये कौन सा है? ये थेराप्यूटिक है। और थेराप्यूटिक में भी पोस्टपार्टम पीरियड में 3 महीने देनी है। पोस्टपार्टम में 3 महीने देनी है क्या? आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट। बेटा क्या देनी है? आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट। ये थेराप्यूटिक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखने हैं। दिक्कत क्या आती है? कुछ समस्याएं हैं किसमें? आयरन फॉलिक एसिड को लेने में। आपने कहा समस्या क्या है? समस्या ये है कि जैसे ही महिला शुरू करती है आयरन फॉलिक एसिड वो स्टार्ट करती है, तो उसका जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, जो कि नॉर्मल है, होना ही था ब्लैक कलर का। अब महिला को लगता है कि जब इस गोली ने जो मैं खाई हूं मेरा स्टूल काला कर दिया, तो ये मेरे बच्चे को भी काला कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा काला पैदा हो तो पूरा गांव शक करे कहां से लाई रे इसको, या किसको काला बच्चा चाहिए, क्योंकि ऐसा तो वो मानते हैं। तो मिथ ऐसा है कि उनको लगता है कि अगर स्टूल काला कर दिया तो बच्चा तो काला हो ही जाएगा। इसलिए कई महिलाएं इसे खाना छोड़ देती हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं खाना, क्योंकि इससे बच्चे काले होते हैं, हमने गांव में सुना है कि इससे बच्चे काले होते हैं। समझ आए? तो वो बात गलत है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। कोई बच्चा काला नहीं होता, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा बच्चा होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। और सुनिए, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट को, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट को कभी डू नॉट कंज्यूम विद, कभी भी कंज्यूम मत करना। किसके साथ? चाय के साथ, कॉफी के साथ, अरे है ना, दूध के साथ, इनके साथ, और कैल्शियम की टैबलेट के साथ। टैबलेट के साथ कभी इन्हें यूज मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है? आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। क्या होता है बच्चे? इससे डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होता है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा जितना मैंने बताया आपको। अरे है ना बच्चे? तो दैट द थिंग वी आर डिस्कसिंग फॉर विच वन? आयरन फॉलिक एसिड। और आयरन फॉलिक एसिड के बाद है अगला इसका इंटरवेंशन, और वो है टीटी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? टीटी एडमिनिस्ट्रेशन। और टीटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट के ब्रेक के बाद। तो ब्रेक ले लीजिए, कमर को सीधी कर लीजिए, चाय चढ़ा दीजिए, वॉशरूम हो आइए, मुंह धो लीजिए, और तब मैं मिलता हूं आपसे 5 मिनट के बाद। तो टेक योर ब्रेक फॉर 5 मिनट।
ये भी देख लो बराबर लिख के ठीक है ये बात हो सकता है वहाँ पे भी लिख ले बच्चा हमारा कौन अंतरी निमोनिया को तो पी है नहीं लिखते CHN